हाँ जी, गुड इवनिंग। बताओ, देखिए मारवाड़ में कौन सा वंश था? राठौड़ों की उत्पत्ति दक्षिण भारत के कौन से वंश से और कन्नौज के कौन से वंश से? और इनका संस्थापक कौन था? कहाँ से आया था? किसकी सहायता के लिए? राजधानी कहाँ थी? छतरी कहाँ पर है? कुल देवी कौन सी है? मूर्ति कौन लेके आया? कहाँ पे स्थापित करवाई? मेवानगर को राजधानी किसने बनाया? मालवा के निजामुद्दीन की कितनी टुकड़ियों को हराई? कौन सी रानी के प्रभाव में क्या बन गए थे? मारवाड़ में किसका आयोजन करवाया इनके कारण बाड़मेर क्षेत्र को? और गिंदोली के गीत कब गाए जाते हैं? मंडोर चुंडा को किसने दहेज में दिया था? प्रतिहारों की कौन सी ब्रांच थी वो? रानी चांद कंवर ने क्या बनवाई थी? किसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था? पुगल के भाटियों के। और किसको राजा बना के गया? कान्हा को। फिर रणमल किसकी सहायता से बना? जोधपुर की स्थापना कब की गई? कौन सा किला बनाया गया? उसकी नींव किसके द्वारा लगाई गई? रानी जसमादे ने क्या बनवाया यहाँ पे? रानी सर तालाब बनवाया था। कौन दिल्ली के कौन से सुल्तान को हराया था? बहलोल लोधी। और कौन कहता है कि जोधा जो मारवाड़ का पहला प्रतापी राठौड़ राजा था? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने ऐसा कहा था। और हमने पढ़ा कि जोधा का एक बेटा कौन था? बीका। बीका कहां चला गया? बीकानेर। एक बेटा कौन था? दूधा कहां चला गया? मालदेव के पिताजी का नाम? मम्मी का नाम? पद्मा कुमारी किसकी राजकुमारी थी? आपके मालदेव कैसे राजा बना था? जब राजा बना तब कितने परगने थे? कौन कौन से? बाद में कितने युद्ध जीते? कितने परगने जीते? अच्छा, उसने किससे आपका बिलाड़ा छीन लिया था? सिरवियों से। जैसलमेर के भाटियों से क्या छीना था? और रायपुर और भाद्राजुन किससे छीने थे? वीरासीन दल से। डूंगर सिंह से क्या छीन लिया था? सिवाना। दौलत खान से क्या छीन लिया था? नागौर। और सिकंदर खान से क्या छीन लिया था? पाहेबा या साहेबा का युद्ध किसके कब हुआ? किस किस के बीच हुआ? मालदेव ने कहां कब्जा कर लिया? किसको सौंप दिया? और कौन युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया? जैत सिंह। और जैत सिंह का कौन सा बेटा किसके पास चला गया? और कौन गया शेरशाह सूरी के पास? वो कहां का राजा था? उसकी मालदेव से किस बात को लेकर लड़ाई थी? कौन से मुगल बादशाह ने सहायता मांगी थी? किसके खिलाफ मांगी थी? कौन से 3 दूत भेजे थे? मीर समंद, अतका खां और रायमल सोनी। लेकिन किसके कहने पर हुमायूं विश्वास नहीं करता? मुल्ला सुर कौन था? तो हुमायूं कहां चला जाता है? सिंध। सिंध में कौन से राजा ने? अमरकोट के राजा वीर साल सोडा ने उसे क्या दी थी? शरण। यदि दोनों थोड़ी सी समझदारी दिखाते तो अफगानों के खिलाफ और शेरशाह सूरी का शासन भारत से और जो मुगल राजपूत संबंधवाद में किसने शुरू किए थे वे इसी समय प्रारंभ। गिरी सुमेल युद्ध का एक और नाम क्या था? कब हुआ था युद्ध? ये किस किस के बीच में हुआ? मालदेव और शेरशाह। मालदेव के सेनापति कौन थे? शेरशाह के साथ कौन आए थे? शेरशाह के चालाक कारण मालदेव वापस। तो युद्ध किसने लड़ा? किसने जिताया शेरशाह को? जलाल खां जलवानी। जीतने के बाद उसने क्या कहा? हिंदुस्तान की बादशाहत को देता। और उसने आगे बढ़ के जोधपुर पे कब्जा करके जोधपुर किसको सौंप दिया? और मालदेव कहां चला गया? सिवाना को मारवाड़ के राठौड़ों की। और थोड़े दिनों बाद मालदेव ने वापस क्या कर लिया? उमा दे किसकी राजकुमारी थी? लोणकरण बाटी। लोणकरण बाटी कहां का राजा था? किसकी रानी थी वो? कौन सी दासी के कारण? और नाराज होगी तो क्या कहा जाता है? अजमेर के कौन से किले में रही? बाद में कहां चली गई थी? अच्छा, आसानंद जी किताबों के नाम बताओ। उमादेव भटियाणी रा कवित, बागा बहारमली रा दुआ। कौन से युद्ध में भाग लिया था? ईश्वरदास जी किताबों के नाम बताओ। हाला झालारी, कुंडलियां, देवियान और हरिरस। और ये पश्चिमी राजस्थान में क्या है? मालदेव ने कहां का परकोटा बनवाया? कौन कौन से किले बनवाए? उसकी रानी स्वरूप दे ने किसका निर्माण करवाया? स्वरूप सागर को क्या कहा जाता है? बहुचीरो तालाब कहा जाता है। और एक और हमने पढ़ा कि उसकी उपाधियां क्या क्या थी? हसमत वाला राजा। उसने अपने 2 बड़े बेटों को राजा नहीं बनाया, राम और उदय सिंह। तो किसको बना दिया था? किसको बना दिया? उदय सिंह। शेरशाह सूरी के साथ संबंधों में कैसी गलतियां करता वो? कूटनीतिक। उसने किसको शेरशाह के पास जाने का मौका दे दिया था? अन्यथा वह राठौड़ों का
गठबंधन बना सकता था, और यदि वो शेरशाह की चालाकी में नहीं फंसता तो गिरी सुमेल का युद्ध जीत सकता। इतनी बातें पढ़ी। अगला राजा लिखो, चंद्रसेन। हाँ, हाँ? मेवाड़ मारवाड़ के नहीं लिखे, काम की बात है। नोट्स मत पढ़ गया अगर तुम, है ना, वो मेरे ही है, नहीं पढ़ने उनको। हाँ, राजस्थानी नाम ही देगा, अला जला री रा रे री, किसमें नहीं पूछेंगे ना, ऐसे कैसे पूछेंगे? है कौन सा टेस्ट? तो उसको छोड़, गलत पूछ लिया, तेरे नहीं पूछेंगे कोई। हाँ, मैंने क्या कहा, पेपर की कोई बात नहीं करेंगे, बंद इसको, मैं सॉल्व कराऊंगा तब कर लेंगे अपने। अरे कुछ ही लिख दिया हो, पेपर को बंद करके अंदर रख दिया जाए, इस पेपर की कोई चर्चा, पेपर अपने सॉल्व करेंगे तब मैं करवा दूंगा पूरे के पूरे। अभी एक बार इस पे ध्यान दो, जैसा वहां आंसर की में आ गया, गलत तो आ गया होगा, अपने सॉल्व कर लेंगे सही। तुम्हें सही लगता तुम्हारा, ठीक है ना? आंसर की कौन होती है बताने वाले? क्यों लोड लेना इतना, खुद का कॉन्फिडेंस होता है ना यार। मेरे को, मैं तो एग्जाम देता तब खूब बार आरपीसी वाले आंसर की लगती गलत है, अपने जो करके है वो सही है। आरपीसी तय करेगी क्या सही है, अपने सही कर रहे हैं वैसा, इतना कॉन्फिडेंस तो रखे। हाँ, पर बात मालदेव हुमायूं की हो रही थी ना। है, वो सहायता नहीं मांग रहा था, वो कह रहा था कि इधर सहायता नहीं करनी है, नहीं बना सकते थे। उस मालदेव के तो विरोधी बैठे हैं उसके पास। सर वो बैठे थे, वो मालदेव भी जा भाई सकता है। कल्याणमल वीरमदेव किसके पास बैठे थे? मेरे दो दुश्मन तेरे साथ है, तेरी मेरी दोस्ती कैसे हो सकती है? सर दुश्मन उसमें मालदेव बोलता तो नहीं देते थे। नहीं देते, नहीं देते, उसने बिठा रखे थे उन दोनों को। तो मालदेव इतना तो समझदार वैसे है। भी 1544 में खत्म हो गया था अफगान शासक तो, किसने कहा तुझे? कालिंजर युद्ध में। किसने बताया? शेरशाह सूरी का। हम बात कब की कर रहे हैं? 1540 की। तो 1544 में खत्म हो गया तो 4 साल पहले उनको सपना थोड़ी आ रहा था खत्म हो जाएगा। सर, तो और मुगल शासक को खत्म कर सकते थे ना। मुगल तो खत्म ही हो गया था, 40 में था ही नहीं। मुगल कहाँ खत्म हुए, अकबर बाद में हुए थे। अकबर कब आया बाद में? तो हुमायूं का था सकता ना। हुमायूं को भगा दिया था, क्या पढ़ाया था कल? और हुमायूं को शेरशाह सूरी ने भगा दिया, हुमायूं भाग रहा है, मुगल शासन भारत से समाप्त हो चुका है, किसका खत्म करना है अब? शेरशाह सूरी का। सुनता नहीं है बात को, चलो। हाँ, मेवाड़ में राणा उदय सिंह थे। हाँ, नए नए वो राजा बने थे, उनका देश अलग, इनका देश अलग। क्या आज सारे देश आपस में मिलके लड़ते हैं? क्या आज सारी पार्टियां आपस में मिलके लड़ती है? आज मैं कहता हूं भारत पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट होता है, कोई सरकार बीजेपी की है तो बाकी सारी पार्टियां उसमें भी समर्थन नहीं करती, और सरकार कांग्रेस की हो तो बीजेपी सपोर्ट नहीं करे, सरकार बीजेपी की तो कांग्रेस सपोर्ट नहीं करे। तो उस समय तो देश ही अलग अलग थे। मेवाड़ एक अलग देश है, मारवाड़ एक अलग, अलग अलग देशों की अलग अलग बात। हाँ रवि बता। सर वो उदय सिंह की जब मालदेव ने सहायता की थी ना बनवीर के खिलाफ, तो किस खिलाफ? बनवीर बनवीर के खिलाफ। नहीं की रे। नहीं सर, मैंने पढ़ा था आज। हाँ तो ऐसी बातें मत पढ़ा कर। नहीं, बात वो नहीं थी सर। हाँ, बात ये थी कि उसने कुछ भेंट भेजी थी कि और कुछ 4 लाख फिरोजे। ये फिरोजे क्या फिरोजे है? पत्थर होते हैं। हाँ? पत्थर, पत्थर स्टोन, पत्थर किस प्रकार के मतलब? जैसे ये मैंने पहन रखा, ये पुखराज है, ये मूंगा है, इसे पत्थर होते हैं, स्टोन होते हैं, प्रीसियस स्टोन होते हैं। तो मतलब ये कोई स्पेशल? हाँ अच्छे पत्थर होते हैं, बहुत महंगे महंगे पत्थर हुआ करते थे। आगे हम पढ़ेंगे, लाजवर्द होता था, बहुत अच्छा पत्थर होता, फिरोजा हुआ करता था। तो इनका कुछ मूल्य था क्या उस समय, जैसे मुद्राओं का मूल्य था? कोहिनूर नाम सुना है तूने? हाँ। क्या है? हीरा। पत्थर है। हाँ पत्थर है मान लीजिए। बस ठीक है सर। फिर ये 4 लाख फिरोजे, इसलिए मैं पूछ रहा था कि 4 लाख फिरोजे मतलब 4 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी भेज सकता था, फिरोजे ही क्यों? पत्थर और महंगा था, सोने से महंगा होता है। तो पत्थर भेजते हैं, सहायता कर रहा। अभी आप मेरी सहायता, मैं पत्थर भेजूंगा सर, अच्छा तो भेज तू, तू तो मेरे को पुखराज भेज दे।
बाकी मैं देख लूंगा मेरे हिसाब से। जरूर भेज दूंगा हाँ, सर, 1.5 ठीक साल है। बाद। एक यार 10-10 लाख रुपए का आता है, तो कहाँ सोना कहाँ पड़ा है? हीरा भाई, हीरा तो और महंगा हुआ ना, सोने से महंगा हुआ ना, तो ये तो चीज। चलो, क्या लिखा है? चंद्रसेन। अब चंद्रसेन राजा बना तो दो भाई खिलाफ है, एक भाई का नाम है राम, एक भाई का नाम है उदय। उन दोनों ने कहा राजा बनने का अधिकार हमारा था, लेकिन राजा कौन बन गया? चंद्रसेन। तो दोनों ने लड़ाई लड़ी, तो राम को चंद्रसेन हराता है नाडोल के युद्ध में। कौन से युद्ध में? पाली में जगह पड़ती है नाडोल, तो नाडोल के युद्ध में किसको हरा देता है वो? किसको हरा देता है? राम। और उदय सिंह को हराता है लोहावट के युद्ध में। कौन से युद्ध में? लोहावट पड़ता है जोधपुर में, नाडोल तो कहां पड़ता है? पाली, और लोहावट कहां पड़ता है? जोधपुर। तो कोई पूछेगा भाई चंद्रसेन ने अपने कौन कौन से दो भाइयों को हराया था? राम को कौन से युद्ध में, और लोहावट के युद्ध में किसको हराया? लिखो, चंद्रसेन लिखो। अगला राजा लिख लो, चंद्रसेन। चंद्रसेन। है? अरे लिख तो, एक बार यहां तो मानता हूं, मैं 2 बार बोल गया फिर भी तेरा ध्यान इधर नहीं था, और फिर मैं और बोलूंगा तब और लिखवा दूंगा। लिखो, देखो, इसने राम को नाडोल के युद्ध में तथा उदय सिंह को लोहावट के युद्ध में हराया था। नाडोल पाली में, लोहावट जोधपुर में। ही डिफीटेड राम इन बैटल ऑफ नाडोल एंड उदय सिंह इन बैटल ऑफ लोहावट। इसने राम को नाडोल के युद्ध में तथा उदय सिंह को लोहावट के युद्ध में हराया था। ही डिफीटेड राम इन बैटल ऑफ नाडोल एंड उदय सिंह इन बैटल ऑफ लोहावट। कहीं नहीं, मजे कर, नहीं लिखना। इसने राम को नाडोल के युद्ध में तथा उदय सिंह को लोहावट के युद्ध में हराया था। ये कहां है? इससे ज्यादा दिमाग इस पे लगा, युद्ध कौन से है ना? तुझे याद ही करना, इसको कर। मैं तो फिर भी 3 बार बोला हूं कि लोहावट जोधपुर में है, पर न तो तूने ये याद की कि कौन से युद्ध हुए हैं, न तू ये सुन पाया मेरी बात की कहां पर है। फिर ध्यान कहां था तेरा क्लास में? तो राम को कौन से युद्ध में रहा? नाडोल। उदय सिंह को कौन से युद्ध में? लोहावट के युद्ध में। तो राम चला जाता है अकबर के पास। राम किसके पास चला जाता है? अकबर के पास चला जाता है। अकबर को भी लगता था कि यार चंद्रसेन के पिताजी थे मालदेव, और उसने मेरे पिताजी हुमायूं की सहायता नहीं की। उसके दिमाग में था भाई हुमायूं मेरा बाप सहायता मांगने के लिए गया था, लेकिन मालदेव ने उसकी ढंग से सहायता नहीं की, इसलिए मुझे अब चंद्रसेन की सहायता नहीं करनी, मैं चंद्रसेन की विरोधियों की सहायता कर दूंगा। चंद्रसेन का विरोधी कौन है? तो अकबर ने अपना एक सेनापति भेज दिया, हुसैन कुली बेग। किसको भेज दिया? कि भाई जा और जाके अपने किसकी सहायता कर? राम। किसकी कर? राम। ये 1564 की बात। कब की बात है? उधर से राम किसको लेके आ गया? मुगल सेनापति कौन से को लेके आ गया? हुसैन कुली। चंद्रसेन को लगा कि यार नए नए राजा बने, भाई खिलाफ चल रहे हैं, अकबर का और लेके आगे, तो चंद्रसेन जोधपुर खाली कर देता है, और जोधपुर खाली करके चला जाता है बहादुराचूर्ण। कहां चला जाता है? बहादुराचूर्ण चला जाता है। इधर हुसैन कुली बेग ने जोधपुर पर कब्जा कर लिया। कहां कब्जा कर लिया? जोधपुर पे कब्जा कर लिया। लिखो, लिखो, राम अकबर के पास चला गया। राम अप्रोच्ड अकबर। राम अकबर के पास चला गया। राम अप्रोच्ड अकबर। राम अकबर के पास चला गया। राम अप्रोच्ड अकबर। 1564 ईस्वी में, इन 1564 रेडी, 1564 ईस्वी में, 1564 एडी, मुगल सेनापति हुसैन कुली बेग ने जोधपुर पर आक्रमण किया। मुगल कमांडर हुसैन कुली बेग अटैक्ड ऑन जोधपुर। मुगल सेनापति हुसैन कुली बेग ने जोधपुर पर आक्रमण किया। मुगल कमांडर हुसैन कुली बेग अटैक्ड ऑन जोधपुर। जोधपुर पर आक्रमण किया, अटैक्ड ऑन जोधपुर। अतः चंद्रसेन बहादुराचूर्ण चला गया। सो चंद्रसेन मूव्ड टू बहादुराचूर्ण। जालोर में जगह है बहादुराचूर्ण। अतः चंद्रसेन बहादुराचूर्ण चला गया। सो चंद्रसेन मूव्ड टू बहादुराचूर्ण। अतः चंद्रसेन बहादुराचूर्ण चला गया। सो चंद्रसेन मूव्ड टू बहादुराचूर्ण। चंद्रसेन कहां चला गया? बहादुराचूर्ण चला जाता है। इधर 1570 में
अकबर अजमेर आया हुआ है। कहां पर आया हुआ है? अजमेर। उस साल अपने भयंकर अकाल पड़ा हुआ था, राजस्थान में अकाल पड़ते ही रहते थे, तो अपने अकाल पड़ा हुआ। तो जनता अकबर से मिलने के लिए अजमेर गई और जनता ने कहा भाई तू बादशाह यार, हमारा हमारे अकाल पड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ हमारे लिए करके जा। अब भी है कि कहीं मुख्यमंत्री का दौरा, जनता जाते हैं साहब दो यार कुछ यहाँ पर, कोई बड़ा मंत्री जाए तो लोग मांगते हैं। तो अकबर ने कहा अच्छा तुम्हारे अकाल है, चलो हम कुछ ना कुछ अकाल के लिए करेंगे। तो अकबर अजमेर से जाता है नागौर। कहां पे जाता है? और नागौर में दरबार लगाता है। कहां पे दरबार लगाता है? नागौर। कब? 1500। पश्चिमी राजस्थान में अकाल, पश्चिमी राजस्थान में 3 बड़ी रियासतें पड़ती है, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। कौन कौन सी? और उसने बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर के राजाओं को मैसेज किया कि लो नागौर आओ, नागौर में बैठ के बात करेंगे अकाल पर। किस पर बात करेंगे? अकाल राहत चलाना है अपने को, फेमाइन जो चल रहा है उसमें रिलीफ देनी है लोगों को, तो आप यहाँ पे आ जाओ। जैसलमेर का उन दिनों राजा हुआ करता हर्राज। कौन था? यह आ गया। इन दिनों बीकानेर में राजा बना हुआ आपका कल्याणमल। कौन है? यह आ गया। इधर जोधपुर का राजा चंद्रसेन, पर वो कहां पर रहता है आपका? भादराजोड़। वो आता उससे पहले चंद्रसेन का एक भाई आ गया यहां पर, उदय सिंह। कौन आ गया? ये तीनों अकबर के पास कौन से दरबार में है? नागौर दरबार। क्यों बुलाया उसने नागौर दरबार? किस पे बात करने के लिए? अकाल। तीनों आए, आते अकबर ने कहा अकाल की बात करेंगे बाद में, पहले तुम ये बताओ संधि कौन कर रहे हो? और फिर अकबर ने समझा कि देखो तुम्हारे हर साल क्या पड़ जाता है? अकाल। लड़ोगे तो इसमें तेरा घाटा है ना, तो यार क्यों लड़े, अपने लड़ाई बंद ही कर देते हैं, अपने काम करते हैं, तुम मेरे से संधि कर लो, तुम्हारे पंगा हो तो मैं काम आ जाऊंगा और मेरे पंगा हो तो तुम। संघर्ष की नीति को छोड़कर क्या अपना लेते हैं? इन तीनों ने अकबर से संधि कर ली। जैसलमेर के कौन से राजा ने? बीकानेर के और चंद्रसेन के भाई। चंद्रसेन थोड़ा लेट पहुंचा नागौर दरबार में। चंद्रसेन पहुंचा, चंद्रसेन को 2 बातें पता चली कि पहली बात तो अकबर यहाँ अकाल की बात ही नहीं कर रहा। अकबर किसकी बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? संधि। और उसमें भी भैया कर गए, तो अपना तो कोई लेना देना। तो चंद्रसेन अकबर से मिलता ही नहीं और बिना मिले यहां से क्या चला जाता है? वापस। अब उदय सिंह ने अकबर को और भड़काया कि लो साहब कोई औकात ही नहीं है तुम्हारी, तो तेरे जैसे से तो चंद्रसेन मुलाकात भी करता। अब अकबर गुस्सा है, अकबर ने बहादुर पर अटैक कर दिया। कहां अटैक कर दिया? अब चंद्रसेन को समझ में आ गया कि अब बिना लड़े पार पड़ेगी नहीं, अब अपने को लड़ना ही पड़ेगा। लेकिन अपनी सेना कम है अकबर की सेना, और अपने तो भाई भी अपने खिलाफ है, किसके साथ में? अकबर के। इसलिए ऐसी जगह जाके लड़ा जाए जहां पे ढंग से लड़ सके। मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली। इसलिए चंद्रसेन बाद में कहां चला जाता है? इसके बाद भाई साहब वो पूरी जिंदगी अकबर के खिलाफ लड़ता रहा, उसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, इसलिए हम कहते हैं मारवाड़ का प्रताप था। मारवाड़ का, जैसे मेवाड़ के प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की, वैसे मारवाड़ में चंद्रसेन ने नहीं की, इसलिए उसे क्या कहा जाता? मारवाड़ का प्रताप। लिखो लिखो 1570 ईस्वी में, इन 1570 एडी, 1570 ईस्वी में, इन 1570 एडी, चंद्रसेन अकबर के नागौर दरबार में गया था। चंद्रसेन appeared in नागौर कोर्ट ऑफ अकबर। चंद्रसेन अकबर के नागौर दरबार में गया था। appeared in नागौर कोर्ट ऑफ अकबर। चंद्रसेन अकबर के नागौर दरबार में गया था। चंद्रसेन appeared in नागौर कोर्ट ऑफ अकबर। अकबर के नागौर दरबार में गया था, लेकिन अकबर का झुकाव उदय सिंह की तरफ देखकर, बट व्हेन ही फाउंड अकबर्स इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स उदय सिंह, लेकिन अकबर का झुकाव उदय सिंह की तरफ देखकर, बट व्हेन ही फाउंड अकबर्स इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स उदय सिंह, लेकिन अकबर का झुकाव उदय सिंह की तरफ देखकर, बट व्हेन ही फाउंड अकबर्स इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स उदय सिंह, अकबर का झुकाव उदय सिंह की तरफ देखकर वह अकबर से बिना मिले ही वापस चला गया। ही लेफ्ट विदाउट मीटिंग अकबर। वह अकबर से बिना मिले ही वापस चला गया। ही लेफ्ट विदाउट मीटिंग अकबर। वह अकबर से बिना मिले ही वापस चला गया। ही लेफ्ट विदाउट मीटिंग अकबर। अतः अकबर ने बहादुराजून पर आक्रमण कर दिया। सो अकबर अटैक्ड ऑन बहादुराजून। अतः अकबर ने बहादुराजून पर आक्रमण कर दिया। सो अकबर अटैक्ड ऑन बहादुराजून। अतः चंद्रसेन सिवाना चला जाता है। सो चंद्रसेन मूव टू सिवाना। बालोतरा जिले में जगह है सिवाना। अतः चंद्रसेन सिवाना चला जाता है। सो चंद्रसेन मूव टू सिवाना। चंद्रसेन कहां चला जाता है? सिवाना चला जाता है।
सिवाना में उधर अकबर प्रयास कर रहा लेकिन उसकी पार नहीं पड़। तो 1574 में अकबर बीकानेर के राजा को हमला करने के लिए भेजता है। बीकानेर में नया नया राजा बना है राय सिंह। कौन बना है? 1574 में कल्याणमल की डेथ होती है। कल्याणमल की डेथ होती है, उसका बेटा राजा बनता है। बेटा कौन है? कहां का राजा है? तो अकबर ने इसको कहा भाई तू जा, क्योंकि बीकानेर वालों ने अकबर से क्या कर ली थी? संधि। राय सिंह आके चंद्रसेन के 2 किलों पर हमला करता है। एक किले का नाम है सोजत, एक किले का नाम सिवाना। कौन कौन से 2 किले? सोजत और सिवाना। यहां सोजत में जो चंद्रसेन का सेनापति बैठा, उस सेनापति का नाम है कल्ला राठौड़। क्या नाम है? वो कल्ला राठौड़ नहीं है जो आप पहले पढ़ के आए हो, क्योंकि वो तो 1568 वाले साके में काम आ गया। ये तो हम कब की बात कर रहे हैं? 1574। दूसरा कोई सिवाना में जो उसका सेनापति बैठा, उसका नाम है पत्ता राठौड़। क्या नाम है? तो 2 सेनापति चंद्रसेन के, 2 सेनापतियों के नाम बताओ देखे। कल्ला राठौड़ के पास में क्या था? पत्ता राठौड़ के पास हमला कौन कर रहा है? कहां का राजा है? कब हमला कर रहा है? और उसने सोजत पे कब्जा कर लिया। कहां कब्जा कर लिया? लेकिन सिवाना उसके कब्जे में नहीं है। तो एक किला छीन लिया था उसने। कौन सा? किससे? एक नहीं छीन पाया। कौन सा? किससे? लिखो 1574 ईस्वी में, इन 1574 एडी, अकबर ने बीकानेर महाराजा राय सिंह को चंद्रसेन पर आक्रमण के लिए भेजा। अकबर सेंट बीकानेर महाराजा राय सिंह, अकबर सेंट बीकानेर महाराजा राय सिंह टू अटैक ऑन चंद्रसेन। अकबर ने बीकानेर महाराजा राय सिंह को चंद्रसेन पर आक्रमण के लिए भेजा। अकबर सेंट बीकानेर महाराजा राय सिंह टू अटैक ऑन चंद्रसेन। बीकानेर महाराजा राय सिंह को चंद्रसेन पर आक्रमण के लिए भेजा। देखो, इसने सोजत का किला कल्ला राठौड़ से छीन लिया था। इसने सोजत का किला कल्ला राठौड़ से छीन लिया था। ही स्नैच्ड सोजत फोर्ट फ्रॉम कल्ला राठौड़। इसने सोजत का किला कल्ला राठौड़ से छीन लिया था। ही स्नैच्ड सोजत फोर्ट फ्रॉम कल्ला राठौड़। सोजत का किला कल्ला राठौड़ से छीन लिया था। ही स्नैच्ड सोजत फोर्ट फ्रॉम कल्ला राठौड़। लेकिन पत्ता राठौड़ से सिवाना का किला नहीं छीन सका था। बट कुड नॉट कैप्चर सिवाना फोर्ट फ्रॉम पत्ता राठौड़। लेकिन पत्ता राठौड़ से सिवाना का किला नहीं छीन सका था। बट कुड नॉट कैप्चर सिवाना फोर्ट फ्रॉम पत्ता राठौड़। पत्ता राठौड़ से सिवाना का किला नहीं छीन सका था। 1576 में जब इस किले पर नहीं कब्जा कर पाया राय सिंह, 74 में, तो 76 में अकबर ने एक नया सेनापति भेजा। उस नए सेनापति का नाम था शाहबाज खान। क्या नाम था? क्या नाम है? वही शाहबाज खान जो कुंभलगढ़ पर 3 अटैक करता है। पढ़ा था हमने 76, 77, 78। ये पहले 76 में सिवाना छीन लेता है। क्या छीन लेता है? तो अकबर को लगा था कि जब मारवाड़ की शरणस्थली सिवाना शाहबाज खान छीन सकता है, तो मेवाड़ की शरणस्थली कुंभलगढ़ भी छीन सकता है। तो सिवाना पर कब्जा करने वाला मुगल सेनापति कौन था? ऐसा उसने कब किया था? देखो 1576 ईस्वी में, इन 1576 एडी, 1576 ईस्वी में, इन 1576 एडी, मुगल सेनापति शाहबाज खान ने, मुगल कमांडर शाहबाज खान, मुगल सेनापति शाहबाज खान ने, मुगल कमांडर शाहबाज खान, मुगल सेनापति शाहबाज खान ने सिवाना पर अधिकार कर लिया था। कैप्चर्ड सिवाना। सिवाना पर अधिकार कर लिया था। कैप्चर्ड सिवाना। सिवाना पर अधिकार कर लिया था। कैप्चर्ड सिवाना। सिवाना पर क्या कर लिया था? इसी साल चंद्रसेन को एक झटका और लगा। चंद्रसेन के पास एक किला और है, पोखरण। कौन सा किला है? हमने पढ़ा है पोखरण, भाई मालदेव ने निर्माण करवाया था। पढ़ा था। इधर जैसलमेर का राजा अटैक कर देता। जैसलमेर का राजा का नाम है हर्राज। क्या नाम है? और मैंने बताया कि जैसलमेर का राजा किससे संधि करके बैठा है? अकबर। तो अकबर का सेना, अकबर से संधि किया हुआ राजा है। अकबर संधि किया हुआ राजा, तो उसने इधर पोखरण पर अटैक कर दिया। सिवाना आपके हाथ से निकलने वाला है। उधर किस पर हमला करके बैठे हैं? वो पोखरण। अब चंद्रसेन जानता है कि यदि पोखरण बचाने के लिए अपने गए तो अपने को हर्राज से लड़ना पड़ेगा। और अपनी सेना किस में काम आ जाएगी? हर्राज से लड़ाई।
वो देखता है कि नहीं यार, कई बार लड़ाई कहाँ करनी है कहाँ नहीं करनी ये भी तय किया जाना चाहिए। अपने को लड़ना है अकबर के खिलाफ, किस खिलाफ लड़ना है? इसलिए इधर हर्राज के खिलाफ अपनी पावर लगानी नहीं। तो हर्राज को कहता है कि देख, लड़ाई बिना तो क्या पता तू किला ले पाए किला नहीं ले पाए, हो सकता है किला ले भी पाए तो तेरा नुकसान तेरा भी खूब होगा लड़ाई में। इससे अच्छा है मैं तेरा किला बेच देता हूँ, थोड़ा सस्ता बेच देता हूँ, तेरा किला ही तो चाहिए, मेरे को चाहिए रुपए, तेरे को चाहिए किला, तो ठीक है तुम थोड़े कम रुपए दे दे और मेरे से किला ले ले। हर राज को भी लगा ठीक है सस्ते भाव में किला मिल रहा है, बिना लड़े मिल रहा है, तो उसने किला खरीद लिया था। पर ये दिखाता है कि चंद्रसेन की आर्थिक स्थिति खराब है, उसकी आर्थिक स्थिति, और उसे किला बेचना पड़ रहा है। कौन सा किला, किसको बेचना पड़ा? हर राज कहां का राजा? देखो 1576 ईस्वी में, इन 1576 एडी, 1576 ईस्वी में 1576 एडी, चंद्रसेन को पोखरण किला जैसलमेर के हर राज को बेचना पड़ गया था। चंद्रसेन हैड टू सेल पोखरण फोर्ट टू हर राज ऑफ जैसलमेर। चंद्रसेन को पोखरण किला जैसलमेर के हर राज को बेचना पड़ गया था। चंद्रसेन हैड टू सेल पोखरण फोर्ट टू हर राज ऑफ जैसलमेर। जैसलमेर के हर राज को बेचना पड़ गया था, हैड टू सेल पोखरण फोर्ट टू हर राज ऑफ जैसलमेर। जैसलमेर के हर राज को बेचना पड़ गया था। कौन सा किला, किसको बेचना पड़ गया? हर राज को। तो उसके हाथ से क्या निकल गया? पोखरण। सोजत पहले निकल गया, सिवाना निकल गया, अब क्या निकल गया? इन दिनों में आपका चंद्रसेन उधर डूंगरपुर की तरफ निकलता है। हम पढ़ते डूंगरपुर के राजा आस्करण था ना, बीच में कुछ दिनों तक तो मेवाड़ भी रहा था। कहां पर रहा था? मेवाड़। मेवाड़ में भी रहता, महाराणा प्रताप के पास यहां भी रहता है, फिर यहां से किधर चला जाता? वो आस्करण के पास। फिर इनके बीच की प्लानिंग ये थी कि यार ऐसे पार नहीं पड़ेगी, अपने को अपनी अपनी जगह लड़ना है। महाराणा प्रताप मेवाड़ में लड़े, आस्करण अपना डूंगरपुर में लड़े, और चंद्रसेन कहां पर लड़े? मारवाड़। क्योंकि इससे मुगल अपनी पावर एक जगह नहीं लगा पाएंगे, मुगलों को आधी पावर लगानी पड़ेगी, मारवाड़ में आधी लगानी पड़ेगी, मेवाड़ में आधी लगानी पड़ेगी, डूंगरपुर, और भी जो जो अपना सहयोग करते हैं अलग अलग लड़ेंगे तो मुगलों की पावर डिवाइड रहेगी। मुगलों की पावर डिवाइड रहेगी तो अलग अलग लड़ लेंगे, वरना यदि एक जगह हम इकट्ठे हो गए तो मुगल अपनी सारी पावर एक जगह लगा देंगे, खानवा जैसा हो जाएगा। खानवा में सारे एक जगह इकट्ठे हो गए थे तो सारी की सारी पावर मुगलों ने एक जगह लगा दी, और मुगलों की पावर ज्यादा, अपनी पावर कम, वरना अपने पहाड़ों की लोकेशन लेके लड़ा जाए। तो चंद्रसेन इधर से निकलता है मेवाड़ की तरफ से मालवा। कहां जाता है? मालवा में मुगलों की एक जगह रामपुरा। कौन सी जगह? वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद रामपुरा में मराठों के खिलाफ युद्ध किया जाएगा, पढ़ाया था मैंने। तो रामपुरा कहां पड़ता है? माल। यहां मुगलों का एक सेनापति, उसका नाम है जलाल खान। क्या नाम है? मुगलों का एक सेनापति बैठा जलाल खान। चंद्रसेन इस जलाल खान पर हमला करता है, जलाल खान को मारता है, वहां मुगलों का टैक्स वैक्स लेके आता है। पैसे खत्म हो रखे हैं तो मुगलों का टैक्स लेके मुगलों के खिलाफ लड़े, और तो पैसे आएंगे कहां से अपने पास? उधर रामपुरा का टैक्स वगैरह लेके आता है। किसको हरा के? तो कोई पूछेगा रामपुरा क्षेत्र में कौन से मुगल सेनापति को हराया था? कोई जलाल खान कोरची नहीं, कोई जलाल खान जलवानी नहीं, जलाल खान है। ठीक है, देखो रामपुरा क्षेत्र में, इन रामपुरा एरिया, रामपुरा क्षेत्र में, इन रामपुरा एरिया, इसने मुगल सेनापति जलाल खान को हराया। ही डिफीटेड मुगल कमांडर जलाल खान। इसने मुगल सेनापति जलाल खान को हराया। ही डिफीटेड मुगल कमांडर जलाल खान। मुगल सेनापति जलाल खान को हराया। अब वहां से पैसे टक्के मिले, वहां से पैसे लेके आया, थोड़ी सेना वगैरह और इकट्ठी की। 1581 के आसपास अजमेर पर कब्जा कर लेता है। कहां कब्जा कर लेता है? राजस्थान में मुगलों का सबसे बड़ा अड्डा अजमेर है। मुगलों का सबसे बड़ा अड्डा कौन सा था? ये अजमेर पे कब्जा कर गया। अजमेर पे कब्जा कर गया तो इसने कहा अब अजमेर अपने पास, अजमेर का टैक्स वैक्स लेना शुरू हो गया। अब इसने कहा जोधपुर पे कब्जा करेंगे। भाई अपना राज्य तो खुद का कौन सा है? जोधपुर। कब्जा कहां करना है? जोधपुर। तो ये पाली में बैठा है। पाली के अंदर एक पहाड़ियां, उनका नाम है सारण की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? और उन सारण की पहाड़ियों में एक गांव है, उस गांव का नाम है सिंचियाई। गांव का नाम क्या है? सिंचियाई। कहां पड़ता है? सारण की पहाड़ियों में। वहां बैठा बैठा ये प्लानिंग कर रहा है अपनी सेना के साथ कि अपने कहां पर कब्जा करना है? जोधपुर। तो मंत्रियों से पूछा भाई क्या करना चाहिए? तो मंत्रियों ने कहा यार अपने कई जो सेनापति हैं वो थोड़े नाराज चल रहे हैं, मनमुटाव चल रहा है, तो सबको राजी करके लड़ेंगे ना तो थोड़ा ठीक रहेगा। तो कौन नाराज चल रहा है? तो एक सेनापति था इनका बेरीसाल। कौन था?
तो कि आजकल अपने से कौन नाराज चल रहा है? बेरीसाल। ठीक है, बेरीसाल को मना लेते, क्या करें? आप बेरीसाल के घर जाके बातचीत कर लो तो बेरीसाल मान जाएगा। फिर चंद्रसेन बेरीसाल के घर उसे मनाने के लिए गया, बेरीसाल ने उसे खाना खिलाया, खाने में जहर मिला दिया। तो चंद्रसेन यहाँ सिंचियाई में डेथ होती है। कहां पर डेथ होती है? सिंचियाई। कौन से पहाड़ियों में? देखो 1581 ईस्वी में, इन 1581 एडी, 1581 ईस्वी में, 1581 एडी, सारण की पहाड़ियों में, इन सारण हिल्स, पाली में जगह ना, सारण की पहाड़ियों में, इन सारण हिल्स, सिंचियाई नामक गांव में चंद्रसेन की मृत्यु हो गई थी। चंद्रसेन डाइड एट विलेज नेम्ड सिंचियाई। सिंचियाई नामक गांव में चंद्रसेन की मृत्यु हो गई थी। चंद्रसेन डाइड एट विलेज नेम्ड सिंचियाई। सिंचियाई नामक गांव में चंद्रसेन की मृत्यु हो गई थी। सिंचियाई नामक गांव में चंद्रसेन की मृत्यु हो गई थी। लाइन चेंज करके लिखो। वह आजीवन अकबर के खिलाफ संघर्ष करता रहा। He struggled against अकबर for life long. वह आजीवन अकबर के खिलाफ संघर्ष करता रहा। He struggled against अकबर for life long. वह आजीवन अकबर के खिलाफ संघर्ष करता रहा। He struggled against अकबर for life long. लेकिन उसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। But he did not accept अकबर supremacy. लेकिन उसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। But he did not accept अकबर supremacy. लेकिन उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। लिखो, उपाधियां लिखो। देखो, मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, और मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, फॉरगॉटन किंग ऑफ मारवाड़, फॉरगॉटन किंग ऑफ मारवाड़, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, फॉरगॉटन किंग ऑफ मारवाड़। क्या क्या उपाधियां बताओ देखे? मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का, एक एक ही बात करते हैं। पहली उपाधि क्या है? सिंपली बात है, जिस प्रकार प्रताप मेवाड़ में लड़े, वैसे चंद्रसेन कहां लड़ा? कोई दो व्यक्ति एक जैसा काम करते तो हम दोनों की तुलना कर देते हैं, तो उसको क्या कहा जाता? मारवाड़ का प्रताप। ऐसा करने वाले अपने एक इतिहासकार हुए। उन इतिहासकार का नाम है विश्वेश्वर नाथ रेऊ। क्या नाम है? विश्वेश्वर नाथ रेऊ। लिख लो कोष्टक में। विश्वेश्वर नाथ रेऊ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बी एन रेऊ, विश्वेश्वर नाथ रेऊ के अनुसार, मैं लास्ट वाली उपाधि से वापस शुरू करता हूं। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? मारवाड़ का भूला बिसरा। हम कहते हैं कि साहब वैसे ही संघर्ष किया जैसे प्रताप ने संघर्ष किया था, पर महाराणा प्रताप पढ़ने के लिए हिस्ट्री पढ़नी जरूरी नहीं है। आप यदि क्लास में नहीं आए थे, उससे पहले भी महाराणा प्रताप का नाम तो अपने जानते थे। और ऐसा कोई व्यक्ति जिसका हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं हो, तैयारी से कोई लेना देना नहीं हो, लेकिन फिर भी वो महाराणा प्रताप का नाम जानता। चंद्रसेन का नाम तो हम तभी जानते हैं जब पढ़ने लगते हैं। इसका मतलब चंद्रसेन को भुला दिया गया, चंद्रसेन को उतना याद है, इसलिए चंद्रसेन को क्या कहा जाता? मारवाड़ का। क्यों भुला दिया गया? इसका रीजन है, देखो। महाराणा प्रताप की डेथ हो गई। महाराणा प्रताप पूरी जिंदगी अकबर से लड़ते रहे। महाराणा प्रताप की डेथ हो गई तो राजा कौन बन गया? उनका बेटा अमर सिंह।
और मैंने बताया था अमर सिंह ने भी 17 युद्ध लड़े थे मुगलों के खिलाफ, फाइनली 1615 में जाके उसने संधि की थी, तब तक वो अकबर से लड़ाई कर रहा था। मतलब महाराणा प्रताप का जो संघर्ष है उनके मरने के बाद भी समाप्त होता नहीं। 1615 में भले ही संधि हो गई हो, लेकिन अमर सिंह के बाद उसका बेटा राजा बनता है। बेटा कौन है? कर्ण सिंह। कर्ण सिंह के बाद उसका बेटा राजा बनता है जगत सिंह। जगत सिंह बाद उसका राजा बनता है राज सिंह। राज सिंह ने वापस संधि की धज्जियां उड़ा दी, है ना, और उसने औरंगजेब के खिलाफ वापस पंगे लेने शुरू कर दिए थे। फिर जय सिंह ने फिर संधि कर ली थी, पर अमर सिंह सेकंड ने वापस देबरी समझौता करके मुगलों की संधि से क्या हो गया? अलग। संग्राम सिंह वापस जाके मुगलों से बंधनवाड़ा का युद्ध लड़ रहा है। मतलब संघर्ष लगातार है उनका ना, बीच में कहीं पे ब्रेक भी हो रहा है, लेकिन फिर थोड़े दिन बाद में वापस शुरू हो जाता है। फिर उसी राजा की पीढ़ी काम आ रही है, पीढ़ियां चेंज नहीं हो रही। महाराणा प्रताप की पीढ़ी काम आ रही है। इसलिए भले ही जगत सिंह के टाइम में लड़ाई नहीं हो रही, लेकिन जगत सिंह ने जगदीश मंदिर बनवाया। जगदीश मंदिर में उसने आपके जगदीश प्रशस्ति लिखवाई। प्रशस्ति में लिखवाया कि हमने हल्दी घाटी का युद्ध जीता है। वो हल्दी घाटी का युद्ध याद कर रहा है, अपने परदादा को याद कर रहा है। हर आदमी चाहेगा अपने पूर्वजों के बारे में लिखे। इसलिए प्रताप की जो लेजेसी थी वो लगातार चलती रही, उनके बारे में बातें लिखवाई जाती रही, उनको लोग याद करते रहे, तो प्रताप को लगातार याद किया गया। चंद्रसेन के साथ इधर दूसरी बात होती है। 1581 में चंद्रसेन की डेथ होती है। चंद्रसेन का भाई राजा बनता है उदय सिंह। कौन बनता है? वो 1570 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुका था। क्या चंद्रसेन कोई ऐसी बात लिखवाएगा जिसमें लिखवाए कि चंद्रसेन एक महान राजा था? उदय सिंह। क्या उदय सिंह कोई ऐसी बातें लिखवाएगा कि चंद्रसेन एक महान राजा? अब उदय सिंह के बाद राजा कौन बने? उदय सिंह का बेटा, पोता, पड़पोता, सड़पोता, लड़पोता वो राजा बने। चंद्रसेन की पीढ़ियों ने राज नहीं किया। राज किसकी पीढ़ियों ने किया? उदय सिंह। क्या उदय सिंह की पीढ़ी वाले राजा कोई लिखवाएंगे कि चंद्रसेन महान राजा था? क्योंकि यदि वो लिखवाते हैं चंद्रसेन महान राजा था, तो कोई पूछे भाई क्यों था? क्योंकि चंद्रसेन ने मुगलों से लड़ाई लड़ी थी, इसलिए वो क्या था? महान। तो फिर तुम्हारे वाला बड़का बे लखना है भाई, तुम्हारे वाले ने तो लड़ाई नहीं लड़ी, इसका मतलब तुम्हारे वाला अच्छा नहीं था। आपकी मान डाकण कुण गए। इसलिए चंद्रसेन के बारे में कुछ भी बात के अंदर लिखवाया नहीं गया, इसलिए चंद्रसेन को उतना याद ही नहीं किया गया, तो धीरे धीरे लोग भूल गए। इसलिए कभी आप जोधपुर जाइए, आपको पूरे जोधपुर में चंद्रसेन के नाम पर कोई सर्किल नहीं मिलेगा। आज आप भी आज जोधपुर जाइए, आज भी आपको चंद्रसेन की कोई मूर्ति नहीं है। आप जोधपुर जाइए, चंद्रसेन के नाम पर कोई महल नहीं है। तो धीरे धीरे लोग जब स्मृतियों में नहीं रहा, याद ही नहीं किया गया, तो लोग धीरे धीरे क्या हो गए? भूल। तो हम कहते हैं उसको मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। हुआ ये कि आजादी के आसपास जब अंग्रेज अपने देश में आ गए थे, तब अपने राजा महाराजाओं ने हिस्ट्री लिखवानी शुरू की। और राजा महाराजाओं ने कहा भाई पहले हमारी हिस्ट्री रेगुलर नहीं लिखी हुई, पहले किसी राजा ने लिखवा ली, फिर बीच में नहीं लिखवाई, फिर किसी राजा ने लिखवा ली, किसी अभिलेख में मिल गई, किसी प्रशस्ति में, कोई बाटा इधर उधर हो गया, कोई किताबें इधर उधर हो गई। अब उन्होंने कहा सिस्टमेटिक ढंग से लिखो, तो सबने लिखवानी शुरू की। जैसे मेवाड़ वालों ने एक बंदे को बिठाया कि तुम लिखो रे गौरी शंकर हीराचंद ओझा। किसको बिठाया? ओझा जी का, भाई हमारी हिस्ट्री लिख दो। ऐसे मारवाड़ वालों ने एक बंदे को बिठाया लिखने के लिए, उसका नाम है विश्वेश्वर नाथ रेऊ। क्या नाम है? रेऊ। जब इनकी हिस्ट्री लिखने लगा तो रेऊ ने कहा कि भाई साहब तुम्हारे चंद्रसेन गजब आदमी हुआ यार, और तुम लोगों ने चंद्रसेन को याद किया नहीं, ये वैसे ही लड़ा है जैसे कौन लड़ा था? प्रताप। इसलिए रेऊ कह गया मारवाड़ का। फिर अपने बाद के स्टोरी ने उनका ध्यान गया, उन्होंने कहा भाई साहब एक बात और सुनो, महाराणा प्रताप 1572 में राजा बने थे। कब राजा बने? 1572। इसका मतलब महाराणा प्रताप ने लड़ाई कब शुरू की? 1572। लेकिन चंद्रसेन तो नागौर दरबार के बाद लड़ाई सर कुछ गए। नागौर दरबार कब हो गया? 1570। उसके बाद वो अकबर से लगातार लड़ रहा है, इसलिए प्रताप से पहले से लड़ने लग गया। इसलिए प्रताप का अग्र मतलब आगे गामी मतलब चलने वाला, वो प्रताप के आगे आगे चलने वाला था। कहीं ना कहीं प्रताप को भी मोटिवेशन मिल रहा होगा, तो किससे मिल रहा होगा? भले बड़ी बात है, आप तीनों समझ जाओगे क्या क्या कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी और मारवाड़ का। कभी आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ ले भाई उसको मारवाड़ का भूला बिसरा राजा क्यों कहा जाता है, दूसरा सवाल कि मारवाड़ में क्यों भुला दिया गया, तो कहना सर कि उसकी पीढ़ियों ने आगे राज नहीं किया था। उसका जो संघर्ष था उसकी मृत्यु के साथ ही क्या हो गया था? समाप्त। प्रताप का संघर्ष उसके मरने के बाद भी समाप्त नहीं हुआ था, और उसकी पीढ़ियों ने किया, तो वो बार बार उस संघर्ष को याद भी करते रहे, वो खुद भी लड़ते रहे। भाई खुद लड़ रहा है तो उनको मोटिवेशन कहां से मिलेगा? अब राज सिंह औरंगजेब से लड़ रहा है तो राज सिंह कह रहा है मैं वैसे ही लड़ूंगा जैसे दादाजी प्रताप लड़े थे। आगे कोई अमर सिंह सेकंड लड़ रहा होगा, वैसे ही लड़ेंगे जैसे प्रताप लड़ा था। इधर लड़ाई नहीं है तो कौन याद कर रहा है? पहले बड़ी बात। जब हम कहते हैं कि चंद्रसेन को मारवाड़ का क्या कहा जाता है? प्रताप। इसका मतलब चंद्रसेन प्रताप में कुछ समानता है। क्या समानता है? लिखो, चंद्रसेन तथा प्रताप में समानता है। सिमिलरिटीज बिटवीन चंद्रसेन एंड प्रताप। चंद्रसेन तथा प्रताप में समानता है। सिमिलरिटीज बिटवीन चंद्रसेन एंड प्रताप। चंद्रसेन और प्रताप में पहली समानता तो यही है जिसके कारण हम पढ़ रहे हैं कि दोनों ने अकबर की अधीनता स्वीकार। लिखो एक नंबर लगा के।
दोनों ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। बोथ ऑफ देम डिड नॉट एक्सेप्ट अकबर से सुप्रीमेसी। दोनों ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। बोथ ऑफ देम डिड नॉट एक्सेप्ट अकबर से सुप्रीमेसी। दोनों ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। बोथ ऑफ देम डिड नॉट एक्सेप्ट अकबर सुप्रीमेसी। दोनों के लड़ने का तरीका पहाड़ है। चंद्रसेन इधर सिवाना वाली पहाड़ियों की तरफ चला गया, उधर अकबर जो प्रताप है वो आपकी कुंभलगढ़ वाली पहाड़ियों की तरफ आ गए। पहाड़ों में लड़ने का तरीका को बोलते हैं छापा मार। क्या बोलते हैं? गुरिल्ला। क्या बोलते हैं? तो दोनों ने एक ही प्रकार से लड़ाई लड़ी। लड़ाई का तरीका कौन सा था? लिख लो। दोनों ने छापामार युद्ध प्रणाली का अनुसरण किया था। बोथ ऑफ देम एडोप्टेड गुरिल्ला टैक्टिक ऑफ वॉरफेयर। दोनों ने छापामार युद्ध प्रणाली का अनुसरण किया था। बोथ ऑफ देम एडोप्टेड गुरिल्ला टैक्टिक ऑफ वॉरफेयर। छापामार युद्ध प्रणाली का अनुसरण किया था। बोथ ऑफ देम एडोप्टेड गुरिल्ला टैक्टिक ऑफ वॉरफेयर। छापामार युद्ध प्रणाली का अनुसरण किया था। एडोप्टेड गुरिल्ला टैक्टिक ऑफ वॉरफेयर। किसका अनुसरण किया? दोनों के भाई खिलाफ है। प्रताप जगमाल को ठाके राजा बना था, इसलिए जगमाल खिलाफ था। और जगमाल का एक भाई और था, वो भी उधर चला गया था, सगर। कौन चला गया? तो दो भाई खिलाफ है, एक तो जगमाल खिलाफ है, एक कौन सा भाई खिलाफ है? सगर। उधर चंद्रसेन के खिलाफ साफ साफ दो दिखाई दे रहे हैं हमें, राम और उदय सिंह। तो आप केवल बाहरी दुश्मन का सामना नहीं कर रहे थे, अंदर भी आपके दुश्मन है। लिख लो। दोनों को अपने भाइयों के विरोध का सामना करना पड़ा था। बोथ ऑफ देम हैड टू फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम देयर ब्रदर्स। दोनों को अपने भाइयों के विरोध का सामना करना पड़ा था। बोथ ऑफ देम हैड टू फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम देयर ब्रदर्स। दोनों को अपने भाइयों के विरोध का सामना करना पड़ा था। बोथ ऑफ देम हैड टू फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम देयर ब्रदर्स। अपने भाइयों के विरोध का सामना करना पड़ा था। जैसे, इसी में कंटिन्यू कर लो। जैसे जगमाल तथा सगर ने प्रताप का विरोध किया। जगमाल एंड सगर अपोज्ड प्रताप। जगमाल तथा सगर ने प्रताप का विरोध किया। जगमाल का भाई था एक सगर। जगमाल तथा सगर ने प्रताप का विरोध किया। जगमाल एंड सगर अपोज्ड प्रताप। तथा चंद्रसेन का विरोध राम व उदय सिंह ने किया था। एंड चंद्रसेन वाज अपोज्ड बाय राम एंड उदय सिंह। तथा चंद्रसेन का विरोध राम व उदय सिंह ने किया था। एंड चंद्रसेन वाज अपोज्ड बाय राम एंड उदय सिंह। चंद्रसेन का विरोध राम व उदय सिंह ने किया था। दोनों की एक बार हालत ये हो गई थी कि अपने राज्य के बाहर शरण लेनी पड़ी। चंद्रसेन का मैं बता रहा हूं, वो मेवाड़ रहा था। डूंगरपुर वाला तो अपने साफ साफ जानते हैं कि आस्करण के पास रहा था। प्रताप कई दिन तक बांसवाड़ा रहे थे। बांसवाड़ा में माही नदी एक मैदान बनाती है, 56 का मैदान। कौन सा मैदान बनाती है? तो कई दिन तक वहां 56 के मैदान के अंदर रहे थे। तो दोनों को अपने राज्य के बाहर शरण लेनी पड़ी। लिखो, दोनों को अपने राज्य के बाहर शरण लेनी पड़ी थी। बोथ ऑफ देम हैड टू टेक शेल्टर आउटसाइड देयर स्टेट्स। दोनों को अपने राज्य के बाहर शरण लेनी पड़ी थी। बोथ ऑफ देम हैड टू टेक शेल्टर आउटसाइड देयर स्टेट्स। दोनों को अपने राज्य के बाहर शरण लेनी पड़ी थी। बोथ ऑफ देम हैड टू टेक शेल्टर आउटसाइड देयर स्टेट्स। जैसे प्रताप ने 56 के मैदान में शरण ली। 56 का मैदान कहां पड़ता था? बांसवाड़ा। प्रताप ने 56 के मैदान में शरण ली। प्रताप टुक शेल्टर इन प्लेन ऑफ 56। प्रताप ने 56 के मैदान में शरण ली। प्रताप टुक शेल्टर इन प्लेन ऑफ 56। नहीं आएगा। मैंने कहा था शक्ति सिंह के बारे में कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, तो उस दिन तूने बात सुनी नहीं। प्रताप ने 56 के मैदान में शरण ली थी। प्रताप टुक शेल्टर इन प्लेन ऑफ 56। तथा डूंगरपुर के राजा आस्करण ने चंद्रसेन को शरण दी थी। एंड डूंगरपुर किंग आस्करण गिव शेल्टर टू चंद्रसेन। तथा डूंगरपुर के राजा आस्करण ने चंद्रसेन को शरण दी थी। एंड डूंगरपुर किंग आस्करण गिव शेल्टर टू चंद्रसेन। डूंगरपुर के राजा आस्करण ने चंद्रसेन को शरण दी थी। आप ये भी देखिए कि
महाराणा प्रताप के हाथ से चित्तौड़गढ़ निकला हुआ था, मांडलगढ़ नहीं था। उदयपुर एक बार उनके हाथ से निकल गया। शाहबाज खान पहले हमले में थोड़े टाइम के लिए कुंभलगढ़ पे भी कब्जा करता है। गोगुंदा उनके हाथ से एक बार निकल गया था, लेकिन फिर भी उस बंदे ने हार नहीं मानी, उसने लड़ाई लड़ी। धीरे धीरे करके उसने चित्तौड़ मंडल को छोड़ के वापस सब कुछ ले लिया। सेम इधर, आपके पास जोधपुर नहीं है, आपके पास बहदराजुण नहीं है, आपके पास में सिवाना नहीं है, आपके पास में सोजत नहीं है, आपके पास में पोखरण नहीं, फिर भी आपने हार मानी नहीं। और एक बार तो आप वापस मुगलों का अजमेर जीत गए थे। मतलब दोनों के अधिकतर राज्य पर अकबर ने कब्जा कर लिया था। इतनी एडवर्स कंडीशन में भी दोनों लड़ाई जारी रखते, अपनी हार स्वीकार करते नहीं। लिखो, दोनों के अधिकतर राज्य पर अकबर ने अधिकार कर लिया था। अकबर कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टेरिटरी। दोनों के अधिकतर राज्य पर अकबर ने अधिकार कर लिया था। अकबर कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टेरिटरी। दोनों के अधिकतर राज्य पर अकबर ने अधिकार कर लिया था। अकबर कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टेरिटरी। लेकिन फिर भी थोड़ी सी भूमि के बल पर उन्होंने अकबर का सामना किया था। लेकिन फिर भी थोड़ी सी भूमि के बल पर उन्होंने अकबर के खिलाफ संघर्ष किया था। ये लिख लो, फिर भी थोड़ी सी भूमि के बल पर उन्होंने अकबर के खिलाफ संघर्ष जारी रखा था। बट स्टिल दे कंटिन्यूड देयर स्ट्रगल against Akbar from a small piece of land. But still they continued their struggle against Akbar from a small piece of land. लेकिन फिर भी थोड़ी सी भूमि के बल पर उन्होंने अकबर के खिलाफ संघर्ष जारी रखा था। But still they continued their struggle against Akbar from a small piece of land. तो इतिहास हमें खूब सारी चीजें सिखाता है कि कंडीशन कितनी भी विपरीत हो जाए, यदि हम हार स्वीकार नहीं करते हैं तो हमारी हार होती। मन के हारे हार है न मन के जीते। उन दिनों यदि ये सोच लेते कि यार अब सब कुछ ही चला गया, अब लड़ाई करने का क्या ही फायदा है, अपने अकबर से क्या कर लेते हैं संधि, हम पढ़ते ही नहीं। हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। अब ये तो चंद्रसेन और प्रताप में क्या है समानता है। क्या समानता है कि दोनों ने अकबर की अधीनता स्वीकार, दोनों के लड़ने का तरीका छापा मार, दोनों के भाई उनके खिलाफ, दोनों ने राज्य के बाहर शरण ली और दोनों के अधिकतर राज्य पे कब्जा हो, लेकिन फिर भी दोनों ने हार स्वीकार। अब इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, लिखो। चंद्रसेन तथा प्रताप में असमानता है। डिफरेंसेस बिटवीन चंद्रसेन एंड प्रताप। चंद्रसेन तथा प्रताप में असमानता है। डिफरेंसेस बिटवीन चंद्रसेन एंड प्रताप। एक असमानता तो यह है कि प्रताप 1572 में राजा बनते हैं। उसी टाइम जलाल खान कोरची उनसे बातचीत करने के लिए आता है और प्रताप उसको साफ साफ मना करते हैं कि मैं तुमसे कोई भी संधि करूंगा नहीं। मतलब 1572 में राजा बनते ही बंदे के विचार क्रिस्टल क्लियर थे कि अपने को अकबर से किसी प्रकार की बातचीत करनी नहीं। चंद्रसेन का 1570 तक पता नहीं चल रहा वो क्या चाह रहा है, कि जब 1564 में जोधपुर पर आक्रमण हुआ है तो चुपचाप वो कहां पर चला गया, बहदराजुण। वो अकबर के नागौर दरबार में भी चला गया था। हो सकता है वहां उदय सिंह से बात नहीं हुई, चंद्रसेन से बात हो जाती, क्या पता संभावनाएं दूसरी रहती। पर नागौर दरबार के बाद उसका क्लियर पता है अपने को कि उसने भी संधि की कोई भी बात की नहीं। पर हम ये कह सकते हैं कि प्रताप का मुगल विरोध राजतिलक के साथ शुरू हो गया था, लेकिन चंद्रसेन का मुगल विरोध कब शुरू होता, नागौर दरबार के बाद शुरू होता। लिखो, प्रताप का मुगल विरोध, प्रताप मुगल रेजिस्टेंस। प्रताप का मुगल विरोध, प्रताप मुगल रेजिस्टेंस। प्रताप का मुगल विरोध, प्रताप मुगल रेजिस्टेंस। उसके राजतिलक के साथ ही प्रारंभ हो गया था। वो स्टार्टेड विद हिज कोरोनेशन। उसके राजतिलक के साथ ही प्रारंभ हो गया था। वो स्टार्टेड विद हिज कोरोनेशन। उसके राजतिलक के साथ ही प्रारंभ हो गया था। वो स्टार्टेड विद हिज कोरोनेशन। लेकिन चंद्रसेन का मुगल विरोध, बट चंद्रसेन मुगल रेजिस्टेंस। लेकिन चंद्रसेन का मुगल विरोध, बट चंद्रसेन मुगल रेजिस्टेंस। लेकिन चंद्रसेन का मुगल विरोध, बट चंद्रसेन मुगल रेजिस्टेंस नागौर दरबार के बाद प्रारंभ हुआ था। स्टार्टेड आफ्टर नागौर कोर्ट। नागौर दरबार के बाद प्रारंभ हुआ था। स्टार्टेड आफ्टर नागौर कोर्ट। नागौर दरबार के बाद प्रारंभ। दूसरा अपने ये भी कह सकते हैं कि प्रताप का मुगल विरोध मरने के बाद भी उनके बेटे ने जारी रखा है। 1615 तक तो लगातार लड़ाई चली रही, लेकिन चंद्रसेन वाला मुगल विरोध तो जैसे ही चंद्रसेन मरा उसके साथ ही क्या हो गया, अल्पकालिक रहा, उस वाला दीर्घकाल तक चला। देख लो, प्रताप का मुगल विरोध, प्रताप मुगल रेजिस्टेंस।
प्रताप का मुगल विरोध, प्रताप से मुगल रेजिस्टेंस। उसकी मृत्यु के बाद भी उसके बेटे अमर सिंह ने जारी रखा, was continued by his son अमर सिंह even after his death। उसकी मृत्यु के बाद भी उसके बेटे अमर सिंह ने जारी रखा, was continued by his son अमर सिंह even after his death। उसकी मृत्यु के बाद भी उसके बेटे अमर सिंह ने जारी रखा, was continued by his son अमर सिंह even after his death। उसकी मृत्यु के बाद भी उसके बेटे अमर सिंह ने जारी रखा। लेकिन चंद्रसेन का मुगल विरोध, बट चंद्रसेन मुगल रेजिस्टेंस। लेकिन चंद्रसेन का मुगल विरोध, बट चंद्रसेन मुगल रेजिस्टेंस। उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया, was ended with his death। उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया, was ended with his death। एक आप ये भी देखिए कि प्रताप ने अकबर के खिलाफ छापामार युद्ध लड़े थे तो आमने सामने युद्ध भी लेते, हल्दी घाटी दिवेर आमने सामने की लड़ाई है। चंद्रसेन ने ऐसी आमने सामने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। देखो हमने पूरा चंद्रसेन पढ़ा, एक भी युद्ध नहीं पढ़ा। बहादुराचूर्ण की पहाड़ियों में कोई सोजत में लड़ रहा है, सिवाना में लड़ रहा है, पर वो सब पहाड़ियों की लड़ाई है, किलों की लड़ाई है, मैदान की लड़ाई नहीं। तो प्रताप ने अकबर का प्रत्यक्ष सामना किया था, लेकिन चंद्रसेन ऐसा कोई प्रत्यक्ष युद्ध नहीं कर पाया। देखो प्रताप ने अकबर का प्रत्यक्ष सामना किया था, प्रताप कन्फ्रंटेड अकबर डायरेक्टली। प्रताप ने अकबर का प्रत्यक्ष सामना किया था, प्रताप कन्फ्रंटेड अकबर डायरेक्टली। प्रताप ने अकबर का प्रत्यक्ष सामना किया था, प्रताप कन्फ्रंटेड अकबर डायरेक्टली। जैसे हल्दी घाटी का युद्ध तथा दिवेर का युद्ध, लाइक बैटल ऑफ हल्दी घाटी एंड बैटल ऑफ दिवेर। दो तो बड़े बड़े अपने को बताइए सीधे सीधे, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध तथा दिवेर का युद्ध, लाइक बैटल ऑफ हल्दी घाटी एंड बैटल ऑफ दिवेर। पर मैदान था, मैदान की लड़ाई थी। एक तो आप पहाड़ियों के अंदर जाके लड़ रहे, वैसे वैसे नहीं था, आमने सामने सेनाएं लड़ रही है पूरी की पूरी एकदम। अकबर तो किसी में नहीं था, मुगल कभी जाते ही नहीं थे, है ना, बताया था, लिखो। लेकिन चंद्रसेन ऐसा नहीं कर पाया था, बट चंद्रसेन कुड नॉट डू सो। लेकिन चंद्रसेन ऐसा नहीं कर पाया था, बट चंद्रसेन कुड नॉट डू सो। लेकिन चंद्रसेन ऐसा नहीं कर पाया था, बट चंद्रसेन कुड नॉट डू सो। एक अंतर यह भी है कि प्रताप ने चावंड को अपना स्थायी केंद्र बना लिया था, यहाँ चंद्रसेन का कोई स्थायी केंद्र नहीं है। वो भद्राचूर्ण है, वो सिवाना है, आगे मैं पढ़ाऊंगा दो तीन पहाड़ियां और थी, काणुजा की पहाड़ियों में रहा था, पीपलुंद की पहाड़ियों में रहा था, सिरोही रहा था कुछ दिन, मेवाड़ रहा था, डूंगरपुर चला गया, मालवा की तरफ चला गया, वो घूम ही रहा है। स्थायी केंद्र उसका कोई भी नहीं, लिख लो। प्रताप ने चावंड को अपना स्थायी केंद्र बनाया था, प्रताप मेड चावंड एज हिज परमानेंट सेंटर। प्रताप ने चावंड को अपना स्थायी केंद्र बनाया था, प्रताप मेड चावंड एज हिज परमानेंट सेंटर। प्रताप ने चावंड को अपना स्थायी केंद्र बनाया था, प्रताप मेड चावंड एज हिज परमानेंट सेंटर। लेकिन चंद्रसेन ऐसा कोई केंद्र स्थापित नहीं कर पाया, बट चंद्रसेन कुड नॉट एस्टैब्लिश सच एनी सेंटर। लेकिन चंद्रसेन ऐसा कोई केंद्र स्थापित नहीं कर पाया, बट चंद्रसेन कुड नॉट एस्टैब्लिश सच एनी सेंटर। लेकिन चंद्रसेन ऐसा कोई केंद्र स्थापित नहीं कर पाया, बट चंद्रसेन कुड नॉट एस्टैब्लिश सच एनी सेंटर। हम ये भी कह सकते हैं कि मैंने बीच में कई बातें आपको बताई थी कि प्रताप की लड़ाई अकबर की सेना और मेवाड़ की जनता की लड़ाई हो गई थी, क्योंकि प्रताप मेवाड़ की जनता में राष्ट्रवादी भावनाएं भर देता है कि जनता कहीं ना कहीं लगता है कि लड़ाई राजाओं के बीच की नहीं, लड़ाई हमारे देश की है और हमारे देश को बचाना जरूरी। चंद्रसेन अपनी जनता में ऐसी राष्ट्रवादी भावनाएं नहीं भर पाए। देखो प्रताप ने मेवाड़ की जनता में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार किया। प्रताप इन्फ्यूज्ड सेंटिमेंट्स ऑफ नेशनलिज्म अमंग पब्लिक ऑफ मेवाड़। मेवाड़ की जनता में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार किया। प्रताप इन्फ्यूज्ड sentiments of nationalism among public of मेवाड़। मेवाड़ की जनता में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार किया। प्रताप इन्फ्यूज्ड सेंटिमेंट्स ऑफ नेशनलिज्म among public of मेवाड़। मेवाड़ की जनता में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार किया। लेकिन चंद्रसेन ऐसा नहीं कर पाया था, बट चंद्रसेन कुड नॉट डू सो। लेकिन चंद्रसेन ऐसा नहीं कर पाया था, बट चंद्रसेन कुड नॉट डू सो। लेकिन चंद्रसेन ऐसा नहीं कर पाया था। तो हम देखते हैं कि भाई
चंद्रसेन का मुगल विरोध भी बाद में शुरू होता है, प्रताप से पहले ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। प्रताप की तरह आमने सामने की लड़ाइयां लड़ता नहीं है, कोई परमानेंट सेंटर भी बनाता नहीं है, जनता में भी राष्ट्रवादी भावनाएं। तो फिर अपने लगता है जब इतने नहीं है फिर गाय का प्रताप, फिर आप मारवाड़ का प्रताप क्यों कहते हो, फिर तो भाई साहब बहुत अलग बात है। पर हम कहते हैं कि साहब जब आप चंद्रसेन में कमियां देख रहे हो ना, तो आप चंद्रसेन की कंडीशन भी देखो। उसकी प्रताप की कंडीशन में बड़ा अंतर था। क्या अंतर था कि पहला अंतर तो सबसे ज्यादा था ज्योग्राफिकल कंडीशन का। किसका अंतर था, एक मेवाड़ का राजा है, एक मारवाड़ का राजा। मेवाड़ पूरा पहाड़ी प्रदेश ही है, पहाड़ 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 है, और पहाड़ों में छापामार युद्ध किया जा सकता है। कितने लंबे समय तक, 100 साल करो बोले, पहाड़ों में किया जा सकता है, क्योंकि छापामार युद्ध बने किस चीज के लिए है, पहाड़ों के लिए। मारवाड़ मैदानी मरुस्थल है। मारवाड़ कैसा मरुस्थल है, मरुस्थल, मरुस्थल है खाने पीने का कुछ भी, एक तो पहाड़ों में खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा, इधर मरुस्थल में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर प्लेन पड़ा है, पूरा मैदान पड़ा है, करोगे कहां। आपकी छोटी सेना के लिए कुछ लोकेशन तो चाहिए जहां पर बैठ के लड़ सको। पहाड़ियां बहुत कम थी, ज्यादा लोकेशन नहीं थी। सिवाना वाली पहाड़ियां थी, घेर लिया भागे। पीपलुंद की छोटी सी पहाड़ियां वो घेर लिए भागे, कर्णुजा की पहाड़ियां वो घेर लिए भागे। तो आप छोटी छोटी पहाड़ियां, उनके बीच में लंबे युद्ध कर नहीं सकते। तो पहले ज्योग्राफिकल कंडीशन बहुत अलग थी। इतनी खराब ज्योग्राफिकल कंडीशन के बावजूद वो आदमी लड़ा है, उसने हार मानी नहीं। तो हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं यार, बराबर का आदमी। दूसरा, प्रताप को भामाशाह और ताराचंद मिल गए। प्रताप कौन मिल गए, सबसे अधिक आवश्यकता पैसे हैं। इधर मारवाड़ मंगतों का देश था, एक सिंगल आदमी उसको पैसे देने के लिए, हालात ये थे कि पोखरण का किला बेचना पड़ा। कौन सा किला बेचना पड़ा, और भाई साहब हर चीज में पैसे तो चाहिए, बिना पैसे तो आप लड़ाई को कंटिन्यू नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद उसने लड़ाई कंटिन्यू की। उसके मन में एक बार भी नहीं आया कि अपने अकबर की संधि कर ली जाए। लिखो, पैराग्राफ चेंज करना ना, लाइन चेंज करके लिखना। इन असमानताओं के बावजूद, डिस्पाइट ऑल दीज डिफरेंसेस, इन असमानताओं के बावजूद, डिस्पाइट ऑल दीज डिफरेंसेस, इन असमानताओं के बावजूद, डिस्पाइट ऑल दीज डिफरेंसेस, चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जा सकता है। चंद्रसेन कैन बी कॉल्ड इज प्रताप ऑफ मारवाड़। चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जा सकता है। चंद्रसेन कैन बी कॉल्ड इज प्रताप ऑफ मारवाड़। चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जा सकता है। चंद्रसेन कैन बी कॉल्ड इज प्रताप ऑफ मारवाड़। क्योंकि, बिकॉज ऑफ, क्योंकि बिकॉज ऑफ। अब डैश लगा के एक दो पॉइंट लगा के लिखना ना, डैश लगा दो या एक नंबर लगा के लिखो। चंद्रसेन की भौगोलिक परिस्थितियां, ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ चंद्रसेन, चंद्रसेन की भौगोलिक परिस्थितियां, ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ चंद्रसेन प्रताप की तुलना में प्रतिकूल थी। वॉज एडवर्स देन प्रताप। प्रताप की तुलना में प्रतिकूल थी। वॉज एडवर्स देन प्रताप। वॉज एडवर्स देन प्रताप, प्रताप की तुलना में प्रतिकूल थी। इसी में कंटिन्यू करना। मेवाड़ एक पर्वतीय प्रदेश था। मेवाड़ वॉज ए हिली एरिया। मेवाड़ एक पर्वतीय प्रदेश था। मेवाड़ वॉज ए हिली एरिया। मेवाड़ एक पर्वतीय प्रदेश था। मेवाड़ वॉज ए हिली एरिया, जहां लंबे समय तक छापामार युद्ध किया जा सकता था। वेयर गुरिल्ला वॉर कुड बी कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग टाइम, जहां लंबे समय तक छापामार युद्ध किया जा सकता था। वेयर गुरिल्ला वॉर कुड बी कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग टाइम, जहां लंबे समय तक छापामार युद्ध किया जा सकता था। वेयर गुरिल्ला वॉर कुड बी कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग टाइम, छापामार युद्ध लंबे समय तक किया जा सकता था। लेकिन मारवाड़ एक मैदानी मरुस्थल था। वाइल मारवाड़ वॉज ए प्लेन डेजर्ट, लेकिन मारवाड़ एक मैदानी मरुस्थल था। वाइल मारवाड़ वॉज ए प्लेन डेजर्ट, मारवाड़ एक मैदानी मरुस्थल था। मारवाड़ वॉज ए प्लेन डेजर्ट। ये भी देखो, सुनना इस बात को। अक्सर राजस्थान से बाहर के जो भी लोग हैं, उनको लगता है पूरे राजस्थान में दौरे हैं, है ना। कि किसी यूपी बिहार वाले भैया से आप मिलोगे तो उसे लगेगा पूरे राजस्थान में मिट्टी के टीले 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 हैं। पानी इन्होंने 3 पीढ़ियों से पिया, इनके दादे परदादे भी प्यासे मर गए थे और ये भी प्यासे ही रहते हैं। आप कभी दिल्ली पढ़ते हो और यदि वहां यूपी बिहार के कोई दोस्त है, उनके आप रूम पे जाओ तो सबसे पहले आपको पानी पिलाएंगे। उन लगेगा इनकी आत्मा शताब्दियों शताब्दियों से, जन्मों जन्मों से प्यासी है, इनको पानी पिलाना।
पर मैं तो वो एक दिन हंसी रहा था अभी क्लास में कि हमारे को एक सीनियर थे, वो दिल्ली रहते थे, और उनका जो रूममेट था वो कोई बिहारी भैया था। तो एक दिन सुबह सुबह दोनों को कोचिंग जाना, तो थोड़ा कोई 10-15 मिनट के गैप से तो बिहारी भैया को पहले जाना था, पर पहले अपने वाले भैया घुस गए बाथरूम में। अब वो नहा रहे हैं, टाइम लगा दिया उन्होंने, तो उस भैया ने बाहर कहा कि यार जल्दी आ जाओ, मुझे भी यार नहा के कोचिंग जाना था। उन्होंने कहा यार रुक जा यार, नहा तो ढंग से लेने दे। तो वापस वो पानी गिरा रहे हैं ऊपर, वो बाहर बैठा बैठा के, हाँ नहा लीजिए, दादे बाप दादे तो नहाए नहीं थे आपके कभी, कहाँ पानी देखे होंगे, राजस्थान के लोगों को पानी तो मिला नहीं था, अब दिल्ली में पूरा मेल रगड़ रगड़ के नहाएंगे, हमें कहाँ समय देंगे आप। तो उसके दिमाग में ये है कि भाई राजस्थान वालों के पास पानी नहीं है क्योंकि वहां मिट्टी के धोरे। तो ऐसा नहीं है। हाँ, राजस्थान में आप मेवाड़ साइड में जाएंगे, जयपुर जयपुर साइड में जाओ, यहाँ मिट्टी के धोरे नाम की चीज ही नहीं। ये का ये आप पूर्वी राजस्थान का या जो जयपुर के इधर वाला जो अपना हिस्सा है, इनको लगता है कि पूरे पश्चिमी राजस्थान में मिट्टी के धोरे हैं। वो भी अपने आप में एक मिसपरसेप्शन है। ऐसा पश्चिमी राजस्थान में भी मिट्टी के धोरे नहीं। लोगों को ये लगता है जैसलमेर बाड़मेर में धोरे हैं। कहां पर धोरे हैं? वहां तो एकदम ही नहीं है। जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर जालोर वाला जो पूरा इलाका, ये प्लेन डेजर्ट है। कैसा डेजर्ट है? डेजर्ट है, मरुस्थल है, होता कुछ भी नहीं है, लेकिन प्लेन पड़ा है, सीधा सीधा पड़ा है, नाक की डंडी की सीधी में दिखता है आपको, 3-3 किलोमीटर दूर तक का सपाट सपाट एकदम पड़ा है, हो कुछ नहीं रहा पर मैदान पड़ा है। टीले वाला जो राजस्थान है ना, वो है चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़। ये तो क्या लाइनिया होता है जी, कई चीजों को फेमस होना ही होता है। कि जैसलमेर के दौरे फेमस हो गए और लोगों ने लगता है जैसलमेर में दौरे है, जैसलमेर जैसे दौरे चूरू के गांव गांव में पड़े हैं। आओ कभी हवेली पे, है ना। आप तो कभी फतेहपुर क्रॉस कर लो, सिकर का फतेहपुर है, ये क्रॉस कर लो, और बाद में इस रोड पे ऑन रोड देखिए दोनों साइड में बैंकर वाले टीले। आप कभी इधर सरदार सर से उधर हनुमानगढ़ की तरफ मुड़िए, और बाद में हनुमानगढ़ वाली रोड पे जो पल्लू रावतसर इधर वाला बेल्ट निकलेगा, नहर वाले बेल्ट के अलावा जो थोड़ा बेल्ट निकलेगा, उसमें दौरे देखे आप, आपको लगेगा रेगिस्तान इसको कहते हैं। दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे दी जात, केवल मिट्टी के दोहरे दोहरे दिखाई दे रहे हैं। आप कभी बॉर्डर एरिया में बीकानेर के साइड में चले जाइए, उधर नहर आ रखी है, उसके बावजूद दोहरे देखिए। मैं रहा हुआ हूं उस इलाके में, वो अभी नया डिस्ट्रिक्ट बना, आपने नाम सुना तो अनूपगढ़। तो अनूपगढ़ में मिलाया था हमारे वाला इलाका, लेकिन अब वापस बीकानेर में लेके आया, उसको खजवाला एक तहसील पड़ती है ना। तो मेरा पूरी एजुकेशन वहां से हो रखी है। हम शाम को 5 बजे तक खाना खा लिया करते थे, क्योंकि हमें पता था 5 बजे बाद खाना खाने का मतलब आधा किलो धूल खाएंगे। इतनी भयंकर आंधियां चला करती थी, क्योंकि मिट्टी की टिले टिले तो मिट्टी मिट्टी आती। रात को गर्मियों की रुत में जब बाहर सो जाया करते थे, सुबह आधा किलो पाउडर मुंह के ऊपर मिलता था। मतलब शक्ल पहचान में नहीं आती थी कि रात जो आदमी सोया था वो यही है क्या। इतना भयंकर वाली मिट्टी वाला था। तो मुझे लगता है जैसलमेर बाड़मेर तो यूं होने ही थे कि भाई फेमस कर लो, भले बदनाम कर दो कि धोरे धोरे, उनके धोरे नहीं। जैसलमेर की बेइज्जती है, मैं तो अच्छी बात बता रहा हूँ। मतलब मैं ये कहूं कि जैसलमेर में कुछ ही नहीं है, दोहरे दोहरे अरे मिट्टी मिट्टी, तो इसे राजी है फेमस करूं, इसे फेमस। तो मैं दूसरी बात कि भाई लोगों को ये लगता है कि जैसलमेर साइड के अंदर दोहरे दोहरे है, और जैसलमेर वालों के कुछ भी होता नहीं है। और वो इन दिनों में, इन कुछ पिछले कुछ सालों में जैसलमेर की तरफ चला जाए तो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। वैसा पोखरण वाला जो पूरा बेल्ट पड़ा है, जीरा होता है ना। तो एक तो मैदानी मरुस्थल है, मरुस्थल पड़ा है पूरा पूरा प्लेन, और दूर दूर तक लंबे लंबे जीरे के खेत पड़े हैं। तो हरियाली 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 नजर आ रही है आपको, तो बंदे को लगेगा यार मैं हूं कहां, है ना। आप बाड़मेर साइड में दिलीप सर के गांव की तरफ इधर आ जाओ तो इधर अनार हो रहे हैं, अनार, और भयंकर वाले अनार की। भाई खजूर तो चलो रेगिस्तान का ही है, तो खजूर तो क्या पता हो जाए, पर अनार हो रहे हैं। कौन सोचे कि यहां पर अनार है। और मतलब दिलीप सर के गांव में इनके इतने अनार होते हैं कि सर के गांव से यहाँ अनार जब बिकने के लिए आते हैं, तो रुक जा, तो मैं बता दूं ये बात, जब अनार बिकने के लिए यहाँ पे आते हैं तो गाड़ियां भर भर के अनार दिलीप सर यहाँ कोचिंग मंगा लेते हैं, और सब बच्चों को हम अनार बांटते हैं। तो 2 दिन तक यूं लगता है स्प्रिंग बोर्ड में अनार महोत्सव है, कि सब टावरों के पास अनार 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 हो रखे। अब अनार वाली रुत आएगी, आपको खूब सारे अनार मिलेंगे। तो मेरे कहा था पहली बार जब अनार मंगाए थे सर के वहां से, तो अब तो क्या, अब तो हम वैसे करने लगे, अनार आए तो सब बच्चों को बांट देते हैं, घर पे जाके खा लेना। पहली बार जब हमने मंगवाई तो हमने कहा नहीं यार, यदि बच्चा घर पे जाके खाए तो फिर वो फील ही नहीं आता, फिर तो बच्चा मार्केट से लाके खा ले कहीं ना कहीं। अपने क्या करे, तो यहीं खिलाओ यार बच्चों को, यहीं खिलाओ तो उन अनार को छीलो। तो अब उस टाइम 6000 स्टूडेंट हुआ करते, तो 6000 स्टूडेंट को एक एक अनार भी यदि देना है या दो भी देना है, तो 6000 या 12000 अनार छिलवाने पड़े। इतने छिलेगा कौन, ये भी तो है। तो क्या लेबर लगा लेते,
लेबर सुबह सुबह काम करने के लिए जाती है, कोई मकान बनाने के लिए जा रहा है तो उसको कहते भाई आज तू वहां मत जा, तेरे को मजदूरी हम देंगे। उधर कितनी मजदूरी लेता है भाई? 200 रुपए, 300 रुपए, 400, 500, ले पकड़ 500 रुपए, तू बैठ के नार छील। ठीक। तो हमने भाई साहब एक बड़ा सा हॉल था उधर, उस हॉल के अंदर उन लेबर को बिठा दिया कि ये पकड़ो, बड़ा सा बर्तन दे दिया, अनार छिलो और इसमें दाने डालो, कल अपने दोनों भर भर के बच्चों को देंगे, क्लास में बच्चे खाएंगे, थोड़ा लगेगा यार उनको कि अपने कोचिंग में आज अनार खाए थे अपन। अब भाई अगले उस रात शाम को बैठे, कोई रात को उन्होंने छीले अनार, फिर वो सुबह वापस लग गए। तो दोपहर में हमको देखने के लिए गए, इतने अच्छे अनार, तो अच्छे अनार तो एकदम लाल दाना, उनका लाल दाना, तो वो उनका लाल रस भी तो निकले। उस कमरे में घुसे तो यूं लगा से यहाँ पाडा कटा है, जैसे आप खून के अंदर आ गए हो, कि बकरा ही नहीं पाडा कटा हो, इतना लाल लाल हो रखा हो भयंकर तरीके से। और फिर वो पूरी कोचिंग में बांटे। अब कोचिंग में बांटे तो हम ऑफिस के अंदर बैठे थे स्टाफ वाले, तो हमें भी ला के दिए, जो अपने वो मुकेश जी ने, तो वो लेके सर लो आप ही खाओ, आप ही खाओ। तो दिलीप सर बैठे, हम सारे स्टाफ वाले बैठे, तो हम सारे वो अनार खा रहे, और वाकई अनार बहुत अच्छे। तो ज्योग्राफी में लक्षिता मैम आगे पढ़ाएंगे आपको, लक्षिता मैम बैठे, लक्षिता वो लोकल जयपुर के, लक्षिता मैम ने सर को कहा कि सर थैंक यू, इतने अच्छे अनार हमने कभी नहीं खाए, वाकई बेहद अच्छे अनार है। हम मार्केट से जो अनार लेके आते हैं उनमें फिर भी कुछ दाने व्हाइट होते हैं, कुछ दाने लाल होते हैं, कुछ थोड़े लाल होते हैं, कुछ ज्यादा लाल होते हैं। इसमें देखो सर एक भी दाना व्हाइट नहीं है, सारे दाने लाल है, एक भी दाना खराब नहीं रखा, वाकई आपकी फसल बहुत अच्छी, अनार बहुत अच्छे हैं। मैं साइड मन ही मन बैठा सोचूंगा इन्होंने अनार पहले भी खा रखे हैं, अपने पहली बार ही खा रहे हैं कि भाई अनार का और अपना क्या लेना देना। अनार क्यों खाएं? अनार खाने का तो कोई मतलब ही नहीं था। भाई मुझे याद आता है कि गांव में एप्पल तभी खाया करते थे जब बुखार आती, बिना बुखार के कभी एप्पल ही नहीं खाया था, है ना। और मेरे को अब भी आप देख लीजिए कभी कि आप गांव में कभी बस से उतरिए और एप्पल लेके उतर जाइए, और यदि ट्रांसपेरेंट थैली इसमें एप्पल दिखाई दे रहे हैं, तो गांव में जो आपसे मिलेगा वो चिंता के स्वर में आपसे पूछेगा कौन बीमार है। आप कहोगे भाई कोई बीमार नहीं, तो सेव क्यों ले आया? तो आपको खाने के लिए होगा ऐसे थोड़ी होता है, बिना बीमारी के कौन सेव खाता है यार। तो मैं अब कई बार सोचता हूँ यार, पहले अपने गांव में पैसे नहीं थे, घर वालों के पास पैसे नहीं थे, सेव महंगा आता इसलिए नहीं लाते थे, इसलिए अपने कहते बीमारी में खाएंगे बाकी खाएंगे नहीं। अब यार अपने पास पैसे हैं, अपने को डेली खा लेना चाहिए, पर मेरे से मरा ही नहीं खाया जाए। मेरे को अब भी कोई सेव ला के देता हूं तो मुझे लगता है बुखार थोड़ी है, और कोई फ्रूट फिर भी खा लेंगे, लेकिन सेव खाया तो कोई अभी अब इधर बाड़मेर साइड के चले अंदर चला जाए तो उसको अनार अनार कैसे रोने लग गई, क्या होने लगी। तो इधर ये बाढ़ में जैसलमेर वाला तो परसेप्शन पूरी तरीके से टूट जाएगा थोड़े दिनों में कि इधर कोई मरुस्थल है, ये तो पूरा हरियाली होगी, सब इस सब गोड़ होती है, अरंडी होती है। जालोर साइड तो चलो उधर तो नदियों वाला भी आ गया थोड़ा, तो उधर है बाकी जो प्रॉपर जिसको आप रेगिस्तान कहते हो, रेगिस्तान अभी भी आप आइए चूरू, ऐसा कोई कैसर है कोई और है ना, इधर वाले बेल्ट के अंदर निकलिए आप कि प्रॉपर चूरू वाला कुछ बेल्ट, हनुमानगढ़ वाला कुछ बेल्ट, बीकानेर वाला। तो ये जैसलमेर, मैं हमेशा मेरे दोस्तों को हंसता हूँ कि यार किसी को गाड़ी चलानी सीखनी हो तो जोधपुर से बाड़मेर रोड पे सीखे, एक तो नाक की डंडी की सीध में रोड पड़ी है, घुमाव भी नहीं है उसमें, मरुस्थल है सीधा मैदानी मरुस्थल, तो मैदान में रोड बनाई गई है एकदम, फिर जनसंख्या घनत्व है नहीं तो गाड़ियां भी ज्यादा है नहीं, इसलिए साधन भी नहीं आ रहा, आप ही जा रहे हो खाली, और आ भी रहा तो आपको दूर से दिख रहा है यार। तो मान लो आपको डर लगता है, आपने क्या भाई गाड़ी चलाने सीखते डर लगता है भाई सामने से क्रॉस कैसे करेंगे, भीड़ ना आ जाए, तो आ रहा है तो रोक लो यार, खड़े हो जाओ, तू निकल, एक आदि आएगी घंटे भर के अंदर, इतने अंदर तो अपने निकल जाएंगे उसको। तो पूर्वी राजस्थान वालों, पश्चिमी राजस्थान में पूरे में दौरे, और राजस्थान से बाहर वालों को भी कभी कोई कहे तो यूं सुन लेना, मन ही मन आप सोचना इस बेचारे को भोला है, इसको पता। मैं ना, मेरे से एक बार किसी इंटरव्यू में पूछ लिया था कि यार राजस्थान में पहाड़ भी है, पठार भी है, नदियां भी है, झीलें भी है, मैदान भी है, मरुस्थल भी है, पर फिर भी राजस्थान को याद केवल मरुस्थल के लिए किया जाता है, राजस्थान की पहचान केवल क्या बने हुए, मरुस्थल। तो मैं उनको हंस रहा था कि देखो पहाड़, नदियां, पठार, झीलें, ये बाकियों के पास भी है, मरुस्थल केवल ये दूसरों के पास, इसलिए अपना नाम ही पड़ा दोरावाड़ो देश, दोरावाड़ा देश नाम ही पड़ा, क्योंकि बाकी भाई पहाड़ आपको कोई महाराष्ट्र वाले कह देंगे हमारे पास भी है, आप झीलें कहोगे कोई साउथ इंडिया का देगा हमारे पास भी है, आप मैदान कहोगे यूपी बिहार का देगा हमारे पास भी है, मतलब दोरे कहां से लाओगे, वो केवल हमारे पास है, वो तुम्हारे पास ज्यादा नहीं, तो इसलिए अपने फेमस ज्यादा हो गए, बाकी ऐसा नहीं है। तो चंद्रसेन के ये भी एक दिक्कत आई कि उसको ऐसा मरुस्थल था जो क्या पड़ा था, मैदान, मरुस्थल है इसलिए वहां पर होता कुछ भी नहीं है, मैदान है इसलिए युद्ध की लोकेशन अच्छी वहां पर हो नहीं सकती। दूसरा लिखो, प्रताप को भामाशाह तथा ताराचंद जैसे दानवीर साथियों का सहयोग मिला,
प्रताप गोट सपोर्ट फ्रॉम डोनर्स लाइक बहामासा एंड ताराचंद। प्रताप को बहामासा तथा ताराचंद जैसे दानवीर साथियों का सहयोग मिला। प्रताप गोट सपोर्ट फ्रॉम डोनर्स लाइक बहामासा एंड ताराचंद। प्रताप को बहामासा तथा ताराचंद जैसे दानवीर साथियों का सहयोग मिला। प्रताप गोट सपोर्ट फ्रॉम डोनर्स लाइक बहामासा एंड ताराचंद। लेकिन चंद्रसेन को ऐसे सहयोग की कमी खलती रही। बट चंद्रसेन लेग्ड सच सपोर्ट। लेकिन चंद्रसेन को ऐसे सहयोग की कमी खलती रही। बट चंद्रसेन लेग्ड सच सपोर्ट। लेकिन चंद्रसेन को ऐसे सहयोग की कमी खलती रही। बट चंद्रसेन लेग्ड सच सपोर्ट। चंद्रसेन को ऐसे सहयोग की कमी खलती रही। ठीक है, हम कहते ये चीजें नोटिस कर लो, उसके बाद में आपको ये नहीं लगेगा कि ज्यादा कमियां है। आपको लगता है इनके बावजूद बंदा लड़ा था तो बड़ी बात है अपने आप। एक देखो हमने बीच में एक पॉइंट पढ़ा, नागौर दरबार। क्या पढ़ा, क्या था उसके बारे में पढ़ते हैं। हेडिंग डालो, नागौर दरबार। किसने लगाया, अकबर। कब लगाया, कब लगाया, लिखो 1570 ईस्वी में, इन 1570 एडी। 1537 ईस्वी में, इन 1570 एडी अकबर ने इस दरबार का आयोजन किया था। अकबर ऑर्गेनाइज्ड दिस कोर्ट। अकबर ने इस दरबार का आयोजन किया था। अकबर ऑर्गेनाइज्ड दिस कोर्ट। उसने क्या कह के लगाया था कि क्या चलाएंगे, लिखो घोषित उद्देश्य। कौन सा उद्देश्य घोषित किया था उसने, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। लिखो अकाल राहत कार्य। फेमाइन रिलीफ वर्क्स। क्या घोषित उद्देश्य क्या था, क्या उद्देश्य घोषणा की थी उसने कि हम क्या चलाएंगे, आपके अकाल। लेकिन वास्तविकता क्या थी, वो राजस्थान के राजाओं को अपने अंडर लेना चाहता। लिखो वास्तविक उद्देश्य, एक्चुअल ऑब्जेक्टिव। वास्तविक उद्देश्य, एक्चुअल ऑब्जेक्टिव। लिखो अकबर राजस्थान के राजाओं को अधीन बनाना चाहता था। अकबर वांटेड टू मेक किंग्स ऑफ राजस्थान सबऑर्डिनेट। अकबर राजस्थान के राजाओं को अधीन बनाना चाहता था। अकबर वांटेड टू मेक किंग्स ऑफ राजस्थान सबऑर्डिनेट। अकबर राजस्थान के राजाओं को अधीन बनाना चाहता था। अकबर वांटेड टू मेक किंग्स ऑफ राजस्थान सबऑर्डिनेट। लाइन चेंज करके लिए तो उद्देश्य हो गए। घोषणा तो क्या की, अकाल की बात करेंगे। किया क्या था उसने वास्तव में, अधीनता स्वीकार करवाई। लाइन चेंज करके लिखो, इस दरबार में, इन दिस कोर्ट, इस दरबार में, इन दिस कोर्ट, राजस्थान के कई राजाओं ने, सम किंग्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के कई राजाओं ने, सम किंग्स ऑफ राजस्थान, मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। एक्सेप्टेड मुगल सुप्रीमेसी। मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। एक्सेप्टेड मुगल सुप्रीमेसी। मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। एक्सेप्टेड मुगल सुप्रीमेसी। जैसे कौन कौन थे, नाम लिखो। कल्याणमल कहां का राजा था, बीकानेर। हरराज कहां का था, जैसलमेर। उदय सिंह के बारे में लिख लो, चंद्रसेन का भाई। भाई तब तक ये राजा तो बना नहीं था, पर चंद्रसेन का भाई तो आई। कल्याणमल बीकानेर। कल्याणमल बीकानेर, हरराज जैसलमेर। उदय सिंह किसका भाई है, चंद्रसेन, ब्रदर ऑफ चंद्रसेन, चंद्रसेन का भाई। पर लोगों ने कहा कि साहब आपने घोषणा तो की थी अकाल राहत का काम करेंगे, थोड़ा बहुत तो कर लो, वरना बाहर मीडिया वाले पूछेंगे साहब अकाल की क्या बात की थी। तो अकबर ने कहा ठीक है तालाब बनवा देते हैं। क्या बनवा देते हैं, तो इस टाइम अकबर ने नागौर में एक तालाब बनवाया था, शुक्र तालाब। क्या नाम था, नीचे लाइन चेंज करके लिखो। इस समय, दिस टाइम, इस समय, दिस टाइम
अकबर ने नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। अकबर बिल्ड शुक्र पॉन्ड एट नागौर। अकबर ने नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। अकबर बिल्ड शुक्र पॉन्ड एट नागौर। अकबर ने नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। अकबर बिल्ड शुक्र पॉन्ड एट नागौर। ये तो घटनाएं हैं, कब हुआ, किसने किया, क्यों किया, वास्तविकता क्या थी, क्या हुआ, अकाल में क्या किया गया। वास्तव में हिस्ट्री में क्यों पढ़ते हैं हम? इसकी कोई इंपॉर्टेंस होगी तभी पढ़ते हैं, बाकी घटनाएं तो नहीं पढ़ रहे। लिखो नागौर दरबार का महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ नागौर कोर्ट। नागौर दरबार का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ नागौर कोर्ट। देखो, अधीनता स्वीकार करवाने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि अकबर अटैक करे किसी राजा पे, उसको हराए और हरा के अपनी अधीनता स्वीकार करवाए। दूसरा तरीका है कि बातचीत करे, समझाए और समझा के अधीनता स्वीकार करवा ले। अकबर ने कौन सा तरीका अपनाया? दूसरे वाला अपनाया, बातचीत वाला। बातचीत वाले तरीकों को अपने बोलते हैं कूटनीति। क्या बोलते हैं? डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी दिखाई उसने, राजाओं को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि यार आपस में लड़ना नहीं है, तुम मेरे से संधि कर लो, तुम तुम्हारा राजस्थान में, तुम तुम्हारा बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर संभालो, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं मेरा संभाल लूंगा, तुम्हें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तुम्हें दिक्कत आएगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मुझे दिक्कत आएगी तुम मेरा साथ दे देना। लिखो, अकबर ने बिना लड़े ही अपनी कूटनीति से राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाई। अकबर मेड किंग्स ऑफ राजस्थान अंडर हिज सबऑर्डिनेशन बाय हिज डिप्लोमेसी विदाउट फाइटिंग एनी वॉर। अकबर ने बिना लड़े ही अपनी कूटनीति से राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाई। अकबर मेड किंग्स ऑफ राजस्थान अंडर हिज सबऑर्डिनेशन बाय हिज डिप्लोमेसी विदाउट फाइटिंग एनी वॉर। अकबर ने बिना लड़े ही राजस्थान के राजाओं को, अकबर ने बिना लड़े अपनी कूटनीति से राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाई। अकबर मेड किंग्स ऑफ राजस्थान अंडर हिज सबऑर्डिनेशन बाय हिज डिप्लोमेसी विदाउट फाइटिंग एनी वॉर। लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, चुपचाप आपस में क्या हो गई? संधि। अच्छा, अब इसका एक क्या हुआ? अब राजस्थान क्लियरली दो भागों में बंट गया। इससे पहले तक ये था भाई कुछ राजा मुगलों से लड़ रहे थे और कुछ राजा मुगलों से लड़े नहीं रहे थे, पर कोई लड़ सकते नहीं लड़ सकते हमें पता चल नहीं रहा था। अब साफ साफ दो भाग है, या तो कोई मुगलों के साथ है या कोई मुगलों के खिलाफ। तो राजस्थान के राजा दो भागों में बंट गए, मुगल सहयोगी और मुगल विरोधी। या तो आप मुगल एलीज हो या आप मुगल ओपोनेंट्स हो। लिख लो, राजस्थान के राजा स्पष्ट तौर पर दो भागों में विभाजित हो गए थे। किंग्स ऑफ राजस्थान वर क्लियरली डिवाइडेड इन टू पार्ट्स या टू ग्रुप्स। राजस्थान के राजा स्पष्ट तौर पर दो भागों में विभाजित हो गए थे। किंग्स ऑफ राजस्थान वर क्लियरली डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स। राजस्थान के राजा स्पष्ट तौर पर दो भागों में विभाजित हो गए थे। किंग्स ऑफ राजस्थान वर क्लियरली डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स। ए और बी लगा के लिखो। देखो, मुगल सहयोगी और मुगल विरोधी, मुगल एलीज और मुगल ओपोनेंट्स, मुगल सहयोगी और मुगल विरोधी, मुगल एलीज और मुगल ओपोनेंट्स। ये अब दिख रहा था कि ये उदय सिंह, कल्याणमल, हर राज, ये तो क्या है? मुगलों के सहयोगी। आमेर वाले पहले संधि कर चुके थे, तो ये भी क्या है? मुगलों के सहयोगी। चंद्रसेन, प्रताप वाले पिता उदय सिंह, बाद में खुद प्रताप, ये क्या है? मुगलों के। अब डिवीजन दिखाई दे रहा था साफ साफ। और देखो, राजस्थान में राजा कैसे बनता था? तो राजा बनने का तरीका यह था कि राजा मर गया, उसका बड़ा बेटा क्या बन जाता था? राजा। कई बार बड़ा नहीं बनता राजा, जिसको बना के जाता वो क्या बन जाता? राजा। कई बार राजा जिसको बना के जाता वो भी नहीं बनता, सामंत किसी को राजा बना दिया करते। पर हमारा राजा हम ही तो तय कर रहे थे, या तो राजा तय करके जा रहा है, या बड़ा बेटा ही बन रहा है, या सामंत तय कर रहे हैं। लेकिन अब राजा कौन बनेगा ये अकबर तय करेगा। कौन तय करेगा? क्योंकि एक राजा के चार बेटे हैं, अकबर चाहेगा इनमें से उसको राजा बनाया जाए जिसको फेवर लेता है ना। और यदि कोई दूसरा राजा बन गया तो फिर उसका एक भाई अकबर के पास जाकर था कि लस भाई साहब, तू कहेगा वैसे मैं काम कर दूंगा, तू मेरे को क्या बना दे? राजा। इसलिए अब राजस्थान में मुगल आश्रित राजा बनने लगे थे। कैसे राजा बनने लगे? वो राजा तो है लेकिन किस पे डिपेंड करते हैं? किस पे डिपेंड करते हैं? मुगलों पे। लिख लो, राजस्थान में मुगल आश्रित राजाओं की श्रृंखला प्रारंभ हो गई थी। A series of Mughal dependent kings was started in राजस्थान। राजस्थान में मुगल आश्रित राजाओं की श्रृंखला प्रारंभ हो गई थी। A series of Mughal dependent kings was started in राजस्थान।
राजस्थान में मुगल आश्रित राजाओं की श्रृंखला प्रारंभ हो गई थी। ए सीरीज ऑफ मुगल डिपेंडेंट किंग्स वाज स्टार्टेड इन राजस्थान। मुगल आश्रित राजाओं की श्रृंखला प्रारंभ हो गई थी। सीरीज ऑफ मुगल डिपेंडेंट किंग्स वाज स्टार्टेड इन राजस्थान। जैसे एग्जांपल लिखो, जैसे मान सिंह आमिर, राय सिंह बीकानेर। जैसे मान सिंह आमिर, पढ़ा था हमने मान सिंह हल्दीघाटी युद्ध वाला। राय सिंह बीकानेर। अब देखो, जैसे मान सिंह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, जैसे राय सिंह ने अभी चंद्रसेन पर, हम पढ़ रहे चंद्रसेन पर आक्रमण किया। ये खुद कर रहे हैं, अकबर की तरफ से कर रहे हैं। इसका मतलब किस पे डिपेंड है? खूब बहादुर थे, योद्धा थे, शक्तिशाली थे। कहते हैं मान सिंह ने अपने जीवन में 77 युद्ध लड़े थे, हल्दी घाटी को छोड़ के सारे जीते। अफगानिस्तान में भी वही जीत रहा है, बंगाल में वही जीत रहा है, बिहार में वही जीत रहा है, साउथ इंडिया में वही जीत रहा है। पर किसकी तरफ से? साम्राज्य विस्तार किसका हो रहा है? किसका हो रहा है? अकबर। राय सिंह बड़ा अच्छा योद्धा था, पर किसकी तरफ से लड़ रहा है? कुल मिला के अकबर ने राजस्थान के राजाओं की एनर्जी अपने पक्ष में लगा दी। क्यों? जो भी एनर्जी थी वो किसके पक्ष में काम आ रही थी? लड़ा भी रहे थे, व्यक्तिगत बहादुरी इनकी अब भी वैसी की वैसी है, पर वो काम किसकी आ रही है? क्योंकि अभी किस पर आश्रित है? अब यदि कोई राजा अकबर की खिलाफत करता था, अकबर उसको उठा के उसके भाई को बना देगा, इसलिए कोई खिलाफत भी करता। पर इसका एक फायदा हुआ, इसका एक फायदा हुआ कि जब राजाओं ने अकबर से संधि कर ली तो उनकी आपस की लड़ाइयां बंद हो गई। अब बीकानेर मारवाड़ नहीं लड़ रहे, क्योंकि यदि बीकानेर मारवाड़ लड़ेंगे तो संधि कौन करवा देगा? वो दोनों कहते क्यों लड़ रहे हो? मैं बैठा ही हूं यहाँ पर। तो लड़ाई आपस की क्या हो गई? बंद। तो शांति व्यवस्था स्थापित हुई। क्या स्थापित हुई? और शांति के टाइम में आर्ट एंड कल्चर को क्या मिलता है? तो एक पॉजिटिव चीज हुई अपने लिए। लिखो, युद्ध बंद होने से विद एंड ऑफ वॉर्स, युद्ध बंद होने से विद एंड ऑफ वॉर्स राजस्थान में शांति व्यवस्था स्थापित हुई। पीसफुल एनवायरमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन राजस्थान। राजस्थान में शांति व्यवस्था स्थापित हुई, पीसफुल एनवायरमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन राजस्थान। जिससे कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिला, जिससे कला व संस्कृति को बढ़ावा मिला। देख लो, विच प्रमोटेड आर्ट एंड कल्चर, जिससे कला व संस्कृति को बढ़ावा मिला। विच प्रमोटेड आर्ट एंड कल्चर, जिससे कला व संस्कृति को बढ़ावा मिला। विच प्रमोटेड आर्ट एंड कल्चर। आगे बात समझ में? अब कभी कोई नागौर दरबार पर टिप्पणी कीजिए, कमेंट ऑन नागौर कोर्ट, बता सकते हो कब हुआ, किसने लगाया, क्या घोषित करके, वास्तविक उद्देश्य क्या था? बीकानेर के कौन से राजा ने, जैसलमेर के कौन से राजा ने, चंद्रसेन के कौन से भाई ने, कौन सा तालाब बनवाया गया? अकबर ने किससे बिना लड़े राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवा दी? कूटनीति से। राजस्थान के राजा कितने भागों में बंट गए? कौन कौन से? अब राजस्थान में कैसे राजा बनने लग गए थे और शांति व्यवस्था स्थापित हुई, तो कला और संस्कृति को बढ़ावा। याद रहे, बीकानेर के कौन से राजा ने अधीनता स्वीकार की? किसने की? कल्याण। इस दरबार में कल्याणमल के साथ कल्याणमल के दो बेटे आए हुए थे। एक बेटे का नाम था राय सिंह, एक बेटे का नाम था पृथ्वीराज राठौड़। क्या नाम था? कौन कौन दो बेटे आए हुए? राय सिंह और पृथ्वीराज। किसके बेटे हैं? कौन से दरबार में साथ आए? नागौर दरबार। अकबर ने कल्याणमल से संधि की, कल्याणमल का कल्याणमल जी बीकानेर पधारो, कोई चिंता करने की आवश्यकता, कोई दिक्कत आए तो मेरे को एक मैसेज कर देना, मैं आ जाऊंगा आपका सहायता करने। और राजकुमारों को दोनों को मेरे साथ भेज दो। तो अकबर दोनों राजकुमारों को बीकानेर के अपने साथ ले गया। किस किस को? राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ तो राइटर था बहुत अच्छा, तो अकबर ने कहा भाई तू तो अपनी किताबें लिख। राय सिंह जो था वो वॉरियर था, अच्छा अगला राजा बनेगा राय सिंह, तो उसने राय सिंह को कहा तुम जोधपुर संभाल ले। क्या संभाल ले भाई? जोधपुर में चंद्रसेन तो जोधपुर खाली करके चला गया, तो अकबर ही संभाल रहा है, तो अकबर की तरफ से कोई ना कोई बंदा तो रखे वहां पे। तो अकबर ने जोधपुर किसको दे दिया? ये भी डिप्लोमेसी है ना, कि राठौड़ राठौड़ आपस में लड़ते रहे। बीकानेर वाले थे तो राठौड़ ही, इनमें कभी गठबंधन बन ही नहीं पाए। उल्टा ये और कहा कि ये जो चंद्रसेन है ना, इसके बाप मालदेव ने कभी तुम्हारे बीकानेर पे कब्जा कर लिया था, मैं मौका दे रहा हूं, तुम जोधपुर पे करो ना, मैं तुम्हें जोधपुर दे रहा हूं। तो राय सिंह 2 साल तक यहां जोधपुर को संभाल रहा था। तब वो राजा नहीं था, राजकुमार था। 1572 से 1574, कब से कब तक? 72 to 73, 73 to 74, इन 2 साल तक जोधपुर का जो एडमिनिस्ट्रेटर था वो कौन था? राय सिंह। कहां का राजकुमार है? तो वो और अच्छा संभाला उसने, बहुत अच्छा संभाला। जब वो जोधपुर था तो चंद्रसेन सिवाना ही बैठा रहा, चंद्रसेन ने जोधपुर की तरफ आने की कोई कोशिश नहीं की। 74 में कल्याणमल मर गया,
कल्याणमल मर गया तो राय सिंह ने अकबर को कहा कि भाई ठीक है, इतने दिन अपने राजकुमार थे, संभाल रहे थे, अब मेरा बाप मर गया तो मुझे क्या बनना है, राजा। तो राय सिंह यहाँ से कहां चला गया, बीकानेर। कहां चला गया, चंद्रसेन को पता चला आजकल राय सिंह नहीं है, चंद्रसेन सिवाना की तरफ से जोधपुर पर हमला कर देता है। तो अकबर को लगा कि यार चंद्रसेन को यदि कोई हैंडल कर सकता है तो कौन कर सकता है, इसलिए उसने राजा बनने के बाद राय सिंह को वापस कहा कि चंद्रसेन पर हमला कर। इसलिए हमने पढ़ा है उसने सोजत का किला कल्ला राठौड़ से छीन लिया और पता राठौड़ से सिवाना का किला। तो मैंने वहां लिखा है बीकानेर महाराजा, क्या लिखा है। तो इसी को क्यों भेजा राय सिंह को, क्योंकि ये पहले जोधपुर में 2 साल रह के गया था। आई बात समझ में। तो कोई पूछेगा बीकानेर के कौन से राजकुमार को जोधपुर का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था नागौर दरबार के बाद, किसको बनाया गया था, लाइन चेंज करके लिखो, नागौर दरबार हो गया अलग से एक राजा नहीं बनाया अकबर ने उसको, नहीं सुन, नीचे लाइन चेंज करके लिखना, ये महत्व हो गया इसका, अलग से लिखना ना। लिखो अकबर ने बीकानेर के राजकुमार राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बनाया था। अकबर अपॉइंटेड बीकानेर प्रिंस राय सिंह एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जोधपुर। अकबर ने बीकानेर के राजकुमार राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बनाया था। अकबर अपॉइंटेड बीकानेर प्रिंस राय सिंह एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जोधपुर। बीकानेर के राजकुमार राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बनाया था। अकबर अपॉइंटेड जोधपुर प्रिंस राय सिंह एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जोधपुर, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जोधपुर। हाँ, बीकानेर के राजकुमार राय सिंह को जोधपुर का क्या बनाया था, कोष्टक में लिख लो 72 to 74, ताकि याद रहेगा कब से कब तक, कब से कब तक रखा था, फिर याद रखना भाई 74 में क्यों हटा दिया कि 74 में कल्याणमल मर गया तो बीकानेर का क्या बन गया था, राजा। तो उसने कहा मैं बीकानेर संभालूंगा, तुम्हारे जोधपुर में क्या करूं। मैंने अभी बीच में और बताया था कि चंद्रसेन 2 पहाड़ियों में खूब लंबे टाइम तक रहा था। इधर जो नया डिस्ट्रिक्ट बनाया अपना बलोत्रा, इधर 2 पहाड़ियां, तो काणुजा की पहाड़ियां, एक पीपलूंद की पहाड़ियां। कौन कौन सी 2 पहाड़ियां, काणुजा की पहाड़ियां और पीपलूंद। तो कोई पूछे कि भाई चंद्रसेन ने कौन सी पहाड़ियों से अपना संघर्ष जारी रखा था, तो कौन कौन सी, ये तो शिवाना वाली तो है, वो तो हमने पढ़ लिया, 2 पहाड़ियां और कौन कौन सी, काणुजा लिख लो। चंद्रसेन ने काणुजा तथा पीपलूंद की पहाड़ियों में अकबर के खिलाफ संघर्ष किया था। चंद्रसेन स्ट्रगल्ड अगेंस्ट अकबर इन काणुजा एंड पीपलूंद हिल्स। चंद्रसेन ने काणुजा तथा पीपलूंद की पहाड़ियों में चंद्रसेन ने काणुजा तथा पीपलूंद की पहाड़ियों में अकबर के खिलाफ संघर्ष किया था। चंद्रसेन स्ट्रगल्ड अगेंस्ट अकबर इन काणुजा एंड पीपलूंद हिल्स। काणुजा तथा पीपलूंद की पहाड़ियों में, बलोत्रा डिस्ट्रिक्ट में, इधर काणुजा तथा पीपलूंद की पहाड़ियों में अकबर के खिलाफ संघर्ष किया था। स्ट्रगल्ड अगेंस्ट अकबर इन काणुजा एंड पीपलूंद हिल्स। कल पढ़ेंगे, कल क्या अगली क्लास।